चलें जी, ओवर टू यू। लाइव हो गई सर। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। स्टार्ट कर लें। यस प्लीज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को सावी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तमाम पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है। और आज का ये मुकालमा जो कि बैनुल अक़वामी मुकालमा है वीट के हवाले से, गंदम के हवाले से, कि गंदम की पैदावार के हवाले से पाकिस्तान में जो जो मसाइल आजकल चल रहे हैं और उन मसाइल की क्या वजूहात हैं और उनका क्या बेहतर हल है। तो इस हवाले से पाकिस्तान एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट फोरम ने और सावी ने मिलकर एक बैनुल अक़वामी जो मुकालमा है उसका इनेकाद किया है। तो हमारे साथ सबसे पहले स्पीकर जो हैं वो मौजूद हैं पास फोरम की तरफ से, चेयरमैन पास फोरम डॉक्टर अब्दुल वकील साहब। और इनका ताल्लुक ज़राई यूनिवर्सिटी से भी है, माशाल्लाह वेल नोन साइंटिस्ट हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक साहब जो कि ओमान यूनिवर्सिटी से हैं, माशाल्लाह इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और दुनिया में इनकी रिसर्च मानी जाती है माशाल्लाह। और इसी साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ ही देर में हाफिज़ वसी साहब जो कि हेड ऑफ एग्री इनिशिएटिव्स हैं पास फोरम की तरफ से भी, और जो है वो मुख्तलिफ जो कि इनिशिएटिव्स एग्रीकल्चर में होते हैं उनके हवाले से जुड़े रहते हैं। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ ही देर में डॉक्टर अजीज़ुर रहमान साहब जो कि चीफ साइंटिस्ट हैं गंदम के हवाले से। और इसी तरह हमारे पास मौजूद हैं एक्स डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन विंग जनाब डॉक्टर मोहम्मद अंजम अली भुटार साहब। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं सावी की तरफ से जनरल मैनेजर मिस रिक्जा अवान साहिबा और सीईओ और को फाउंडर डॉक्टर खालिद महमूद साहब। हम तमाम स्पीकर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस मुकालमा के लिए अपना कीमती वक्त निकाला और किसानों की आगाही के लिए हमारे साथ हाथ मिलाया। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने पे हमें ज्वाइन किया और जूम पे ज्वाइन किया। तो सबसे पहले आप सबका शुक्रिया। जमा करवा देते रहे। ये जिनकी आवाज़ आ रही है काइंडली अपने आप को म्यूट कर लें। तो सबसे पहले जी गंदम के हवाले से बात शुरू करते हैं। गंदम पाकिस्तान की जो बुनियादी खुराक है, इस हवाले से पाकिस्तान में ये पिछले साल 9 मिलियन हेक्टेयर्स पे काश्त की गई। और इसी तरह जो पैदावार रही है हमारी ओवरऑल पैदावार जो है वो 26.8 मिलियन टन जो है वो पैदावार रही है। और जो पंजाब के हवाले से बात की जाए एवरेज सॉरी हाजी, आपने आपको अनम्यूट कर लिया, मैंने बाकी सबको म्यूट कर दिया, प्लीज सॉरी। जी, तो गंदम के हवाले से बात कर रहे थे हम कि गंदम पाकिस्तान में पिछले साल 2022 के सीजन में 9 मिलियन हेक्टेयर्स पे काश्त की गई। और इसी तरह उसकी जो पैदावार आई 26.8 मिलियन टन जो है वो पैदावार आई। और इसी तरह अगर बात की जाए पंजाब के हवाले से, तो पंजाब में जो एवरेज पैदावार रही है वो 33.2 जो अपना मन फी एकड़ रही है। और इसी तरह आजकल भी गंदम काफ़ी सारे एरिए पे काश्त हुई है। आजकल महंगाई और दूसरे अवामिल को देखते हुए गंदम की जो अहमियत है वो काफ़ी बढ़ गई है। और इसी तरह गंदम जब काश्त हो गई है तो उसको काफ़ी सारे मसाइल अब पेश आ रहे हैं, जिनमें सबसे सर फहरिस्त जो है वो वैरायटीज़ की सिलेक्शन का था, इसके बाद जो है वो क्लाइमेट चेंज का था, और इसके साथ साथ अब जो है वो जड़ी बूटियों के आ रहे हैं और खादों के मसाइल आ रहे हैं और काफ़ी सारे मसाइल आ रहे हैं। तो इस हवाले से हम हमारे साथ जो स्पीकर्स मौजूद हैं, साइंटिस्ट मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह उनसे हम इसके बारे में राय लेंगे और अपने किसानों को जो है वो आगाह करेंगे। जी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर अब्दुल वकील साहब, चेयरमैन हैं जी पाकिस्तान एग्रीकल्चर साइंटिस्ट फोरम से। तो काइंडली सर अपने आप को अनम्यूट कर लें और इन पे रोशनी डालिएगा। जी जज़ाकल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपका। और मैं जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको खुशामदीद कहता हूँ।
गंदम जो है यकीनन बहुत ही अहम फसल है हमारी पाकिस्तान की। और अगर आप पिछले कुछ जो साल देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी हुई हैं गंदम के लिए, और यकीनन होनी भी चाहिए और इससे ज़्यादा होनी चाहिए। इस साल भी अगर हम देखें तो हमारा स्टार्ट बड़ा एम्बिशियस था। अगर हम पंजाब में देखें तो हमने वीट की कैंपेन शुरू की, और उसमें बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद और दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी कुछ लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो इसमें दो तीन चीज़ों के ऊपर जोर दिया गया था कि ताकि हम जो किसान हैं उनको एटलीस्ट कुछ चीज़ें बता दें कि वो अपनी पैदावार बढ़ा सके। उसमें जो सबसे पहली चीज़ ये थी कि सीड के हवाले से, कि उनको ये कहा गया था कि आप सीड जो है वो या तो सर्टिफाइड सीड इस्तेमाल करें जो गवर्नमेंट की तरफ से है, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो सर्टिफाइड वो अदारा है। अगर वो नहीं है तो फिर एटलीस्ट उसको ग्रेड कर लें, कि उसमें जो अच्छा सीड है उसको निकालें और उसकी सोइंग करें। फिर उसकी टाइमली सोइंग के हवाले से कंपेन थी कि आप 30 नवंबर से पहले पहले लाजमी तौर पे इसकी सोइंग मुकम्मल कर लें। और इसमें एक और जो पॉइंट इस दफ़ा बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है कि जो खाते हैं उनका बैलेंस इस्तेमाल हो, और स्पेशली उसमें पोटाश के हवाले से भी काफ़ी बात हुई है कि पोटाश जो है वो भी इस्तेमाल करनी चाहिए, और नाइट्रोजन का भी जुडिशियस इस्तेमाल होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो हमारी जो काश्त है गंदम की वो काफ़ी अच्छी हुई है इस दफ़ा। और इनिशियली जो जो क्रॉप स्टैंड है वो भी, जो रिपोर्ट्स हैं मेरे इल्म के मुताबिक वो बहुत अच्छे की रिपोर्ट्स हैं, और जो गंदम की फसल है वो बड़ी अच्छी है बहुत सारे इलाकों में। अ, इसमें अब उसमें रीज़न जो हमने दो तीन पॉइंट उठाए थे कि सीड जो है वो अच्छा इस्तेमाल हो और टाइमली सोइंग हो, मेरा ख्याल है ये दोनों पॉइंट्स ने काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट किया है। जहाँ तक खाद्य हैं इसमें पोटाश का इस्तेमाल तो यकीनन अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ होगा, क्योंकि मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी भी लिमिटेड है, और जो फर्टिलाइजर की प्राइसेस हैं उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से फार्मर्स जो है इसकी तरफ कम तवज्जो देते हैं। आल्दो कि जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं वो अ, इसकी तरफ यकीनन तवज्जो देते हैं क्योंकि उनका टारगेट हाई होता है। लेकिन जो अब इशू आ रहा है कि वो फर्टिलाइजर्स का है, कि फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी, स्पेशली नाइट्रोजन की, क्योंकि अब नाइट्रोजन के इस्तेमाल का टाइम चल रहा है। बल्कि पिछले दो तीन हफ्ते से लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान थे। आल्दो के गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट्स तो हैं कि वो फर्टिलाइजर जो हैं अवेलेबल की जाएं, और जो गवर्नमेंट की प्रेस्क्राइब प्राइस है उसमें की जाएं, लेकिन ये है कि ये फार्मर्स तक अवेलेबल नहीं है। अ, और बहुत सारे फार्मर्स जो हैं इससे मुतासर हो रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि हमने जो एक बड़ा एम्बिशियस स्टार्ट लिया था, अ, अगर हम इसको टैकल नहीं करती गवर्नमेंट तो ये गंदम के लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि इस स्टेज पे ऊपर जो गंदम को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, और अगर उसकी टाइमली अवेलेबिलिटी नहीं होती तो फिर जो है हमारी पैदावार जो है वो यकीनन उतनी नहीं होगी जितना हमारा टारगेट है। तो इसमें यकीनन दूसरे हमारे लोग भी फील्ड में मौजूद हैं। अपने मोहतरम अंजम बुटर साहब बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट जो फील्ड एक्टिविटीज़ हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन होनी चाहिए कि क्या लाए अमल हो सकता है। कि आल्दो के गवर्नमेंट तो कहती है हम पूरी तरह एफर्ट कर रहे हैं, और कुछ लोगों की एफर्ट्स नज़र भी आती हैं। तो रीसेंट जो करंट सिनेरियो वो क्या है फर्टिलाइजर्स का, अगर इसी तरह, क्या ये इसी तरह चलेगा या इसमें कोई बेहतरी आ चुकी है या बेहतरी आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि इस हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू डॉक्टर अंजम अली भुट्टा साहब, काइंडली इस हवाले से ऑडियंस को आगाह कीजिएगा कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज आजकल चल रही हैं और उनका किस हद तक जो है वो खातर का जो फ़ायदा है वो हुआ है और आजकल क्या सिनेरियो है।
जी, ओवर जी टू। बहुत मेहरबानी। मैं सब पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो एक बड़ी वैल्यूएबल डिस्कशन के अंदर तशरीफ फरमा हैं। बुनियादी तौर पे जी ये साल पंजाब के लिए और पाकिस्तान के लिए बड़ा गंदम के लिए चैलेंजिंग ईयर है। और इस साल पंजाब ने बहुत रोबस्ट टारगेट रखा है 25.6 मिलियन टन। और हमारी जो मैक्सिमम प्रोडक्शन पंजाब में आई है वो 21 मिलियन टन थी। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पाकिस्तान के पास चूंकि कोई सोशल जो इकोनॉमिक कंडीशंस को बहुत बेहतर नहीं थी, तो इस ये ख्याल था कि हम इस साल कोई 30+ मिलियन टन पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस करें, ताकि हमें पोर्ट से जान छूटे और हम लोकल अपना ग्रेन इतना डेवलप कर लें। और माशाल्लाह इस वक्त जितने स्टेक होल्डर्स ने हमें सपोर्ट किया और उनकी बदौलत, जिस तरह अभी डॉक्टर वकील साहब फरमा रहे थे, इस वक्त गंदम जो है वो वाकई ही बहुत अर्ली लगी। जिम्मेदार का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था। उसमें कुछ चीज़ें जो बड़ी पॉजिटिवली नोट की गई वो ये थी कि इस साल राइस बहुत ज़्यादा एरिया पे लगा है। और पंजाब में कोई बहुत हेल्थी एक्टिविटी तो नहीं है, लेकिन राइस इस वक्त 6.4 मिलियन एकड़ के ऊपर आ गया है। और उसमें जो शॉर्ट ड्यूरेशन वराइटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं। तकरीबन 40% एरिया के ऊपर 1509 एक वैरायटी थी। जब वो रिमूव हुई तो उससे जो अर्लीनेस है गंदम की आ गई। और दूसरा, इमीडिएटली जो डिप आई है पाकिस्तान में कपास की कीमतों में, उसकी वजह से भी सेटबैक कॉटन फार्मर्स को हुए, और जिसकी वजह से वहाँ पे भी अर्ली कॉटन आ गई, गंदम आ गई। तो अगर हम देखें तो हम तकरीबन इस साल को रिकॉर्ड अर्लीनेस क्रिएट कर चुके हैं। कोई पर हमारी 94-95% गंदम जो है वो नवंबर में काश्त हो चुकी थी, और ये पिछले सालों से बेहतर थी। और इस साल पिछले साल से कोई 5 से 6 लाख एकड़ ज्यादा रकबे में भी गंदम की काश्त की इतला है। हमारी पिछले साल कोई 1 करोड़ 60 लाख एकड़ पे काश्त हुई थी। इस साल 1 करोड़ 65 लाख से ज्यादा एरिया पे होगी। एक इनिशियल सर्वे तो 1 करोड़ 65 का कह रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ जिस किस्म की रिस्पॉन्स नजर आ रहा है फील्ड से, ये इससे एरिया थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और ये अभी डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे कि सीड और फर्टिलाइजर की बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम गंदम का चल रहा है, उस प्रोग्राम के जरिए ये पहला साल था कि जिसमें 12 लाख बैग काश्तकारों ने सब्सिडी के लिए, अलहदा इशू है कि सब्सिडी की इस वक्त क्या सिचुएशन है, लेकिन वो बड़ी टाइमली जिम्मेदारों को आगाह किया गया। वोचर बेस्ड जो टैग दिए गए, और 12,19,000 बैग जो हैं उनके वोचर स्क्रैच हुए हैं, नंबर से ज़्यादा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जी ये सर्टिफाइड सीड का इस्तेमाल है, ये पिछले सालों की निस्बत इस हेडफोन नहीं है हुआ है। राजू तब्बन पूछे डॉक्टर अहमद साहब काइंडली अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। इसी तरह अगर हम ये देखें कि डीएपी का इस्तेमाल, पिछले साल चूंकि डीएपी का इस्तेमाल कम था, इस साल गंदम में इसका इस्तेमाल पिछले साल से, जो हम वीट टू वीट अगर काउंट करें अप टू दिसंबर कंजम्पशन, तो वो तकरीबन तकरीबन 50% ज़्यादा बनता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि गंदम में डीएपी का भी इस्तेमाल या फास्फोरसी खादों का इस्तेमाल भी बेहतर हुआ है, और बीज का इस्तेमाल भी बेहतर हुआ है, और अर्लीनेस भी हुई है। लेकिन अगर हम इस वक्त चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस में इस वक्त 15% नहरी पानी की शॉर्टेज है, और बड़ा प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल चल रहा है जिसके अंदर फॉगी कंडीशंस हैं, जिसके अंदर बड़ी कोल्ड स्ट्रेस कंडीशन है। और कोल्ड जो है वो गंदम को हमेशा फेवर करती है, लेकिन उसके साथ जिस वक्त फॉगी कंडीशंस हैं जिसमें वीडेसाइड एप्लीकेशन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और सनलाइट बहुत कम है, तो इससे हम उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी निकल आएंगे। क्योंकि अभी जो फोरकास्ट है कोई 23-24 तारीख तक बारिशों का एक स्पेल आ रहा है। तो इस वक्त गंदम की जो एज है वो, अगर मैं कहूँ 70% जो गंदम है वो तकरीबन 60 दिन क्रॉस कर चुकी है। तो उस वाले से गंदम की शक्ल देखें तो
उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, उसका कद, वो बेहतर नज़र आ रहा है। यूरिया की बड़ी स्ट्रेस रही है पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी स्ट्रेस रही है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू था वो ये था कि हमारी एक तो कंजम्पशन बढ़ गई है कि वी आर बेसिकली शिफ्टेड टू वाटर एंड फर्टिलाइजर लविंग क्रॉप्स। हमें हाइब्रिड ज़्यादा आ गया, मक्की आ गई, चावल आ गए, तो उसमें भी कंजम्पशन बढ़ी है। तो इस साल हम इंपोर्ट करना चाह रहे थे नवंबर तक, तो किसी वजह से वो इंपोर्ट हमारी लाइन अप नहीं हो सकी। अब इंपोर्ट आ गई हैं, तो अब इंशाल्लाह जो 2 लाख टन है वो एडिशनल जो प्रोपोर्शनल शेयर के ऊपर जल्दी तकसीम कर दी जाएगी। तो इसकी एक रीज़न बनी। दूसरा रीज़न ये बनी कि मार्केट के अंदर 4 प्राइसेस चल रही हैं। तो जो इस वक्त हमारा जो जिम्मेदार भी इससे कंफ्यूजन है, बाकी भी है, इस वक्त एफएफसी का और रेट चल रहा है और उसके साथ उन्होंने डीएपी टैग की हुई है, और इसी वजह से डीएपी की कंजम्पशन भी ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि डीएपी जिम्मेदार को फिर उसके साथ टैग करके बेची गई और डीएपी थोड़ा सा रेट से कम बिक रही थी और यूरिया ज़्यादा बिक रही थी। इस तरह एक कंपनी की कीमत, जिस तरह सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के ऊपर जो कंपनीज हैं उनके रेट और हैं, जो मारी गैस के ऊपर कंपनीज हैं उनके रेट और हैं, जो सदर्न गैस के ऊपर हैं उनके रेट और हैं। तो इस तरह जो 2-3 रेट आए, और उसके बाद एक और फिनोमेना जो हमारे जिम्मेदारों को और एक्सपर्ट्स को भी देखने की ज़रूरत है कि इस वक्त जो यूरिया है इसके साथ एक जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स भी आने शुरू हो गए, जिसके अंदर जिंकेटेड यूरिया भी है, जिंक कोटेड यूरिया भी है, कोई न्यूट्राफिल के नाम से यूरिया आ रहा है मार्केट के अंदर, कोई ज़बरदस्त यूरिया आ रहा है। इस तरह जो और ब्रांड्स आ रहे हैं उनके प्राइसेस जो हैं वो इस रेंज में नहीं आते। वो प्राइसेस 4700, 4800, 4900 रुपए की रेंज पे आते हैं। तो जब फार्मर टू प्राइस की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि जी ये वो प्रोडक्ट इतने का बिक रहा है, उतने का बिक रहा है। तो इससे ज़रूर कन्फ्यूजन मार्केट में होती है, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि मार्केट प्लस 4000 रही है, और इसीलिए बहुत हैवीली इसके ऊपर क्लैम्प डाउन भी हुए हैं। और ये वाहिद साल है जिसमें कोई 1 करोड़ से ज़्यादा के जुर्माने भी हो गए हैं, 950 एफआईआर भी हुई हैं। लेकिन आपको पता है कि जितने ज़्यादा पकड़ धक्कड़ होती है उससे प्रोडक्ट जो है वो जिम्मेदार के लिए मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट के लिए इसके अलावा और कोई हल भी नहीं होता कि अगर एक बंदा ओवर प्राइसिंग कर रहा है और जान के ओवर प्राइसिंग कर रहा है तो उसके लिए मसला बनता है। तो हमने एक पोर्टल बनाया हुआ है। पोर्टल के ऊपर जो डिलीवरीज हैं फ्रॉम द कंपनीज टू डीलर शॉप्स, और वहाँ पे फिर जो सुपरवाइजरी सेल की बात है, मॉनिटरिंग है, हर लेवल के ऊपर ना सिर्फ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बल्कि सारे लाइट डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। तो कमिंग बैक टू माय ओन ओरिजिनल पॉइंट कि जिसमें इस वक्त जो स्ट्रेस सिचुएशन है उसमें एक तो बारिशों का ना होना है, और उसके बाद डे साइड एप्लीकेशन में मसाइल हैं। लेकिन यूरिया की एप्लीकेशन अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो जो क्रॉप 60 दिन को क्रॉस कर चुकी है, अगर आप लिटरेचर को देखें तो उसके अंदर दूसरा पानी लग जाता है। दूसरे पानी के बाद अगर क्रॉप रिस्पॉन्स नहीं कर रही, और क्रॉप रिस्पॉन्स का मतलब है कि उसकी ग्रोथ अफेक्टेड नहीं है, हाइट अकॉर्डिंग टू द टाइम है, और उसमें कोई पिलाहटपन नहीं है, तो उसमें इस वक्त नाइट्रोजन के इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए। और इसके ऊपर आप रिसेंटली देखेंगे कल परसों से इसके ऊपर एक डेडिकेटेड कैंपेन भी रन कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में आमतौर पे ये जो एफर्ट का अटैक है वो बहुत सीरियस होता है, ख़ास तौर पे जहाँ पे वाटर बॉडीज़ हों, जहाँ पे क्रॉप ज़्यादा हेल्दी नज़र आए या ग्रीन नज़र आए, जहाँ पे ख़ास तौर पे ये जो फर्टाइल बर्ड हैं या राइस एरिया में स्पेसिफिकली देख लें, या जहाँ पे खाले के साथ साथ तेला बहुत ज़्यादा अटैक करता है। और हमारी जो वैरायटीज़ हैं क्योंकि कई हाई यील्डिंग हैं, फार्मर पोटाश नहीं डालता, तो उसकी वजह से लॉजिंग के प्रॉब्लम बढ़े आ जाते हैं फरवरी के आखिर में। तो जिन क्रॉप्स के अंदर नाइट्रोजन का यूज़ कम होता है या 60 डेज के बाद नाइट्रोजन नहीं इस्तेमाल की जाती, उस एरिया के अंदर इसकी लॉजिंग भी कम होती है। तो इसीलिए ये तीनों इश्यूज के ऊपर चूंकि रेन की एडवाइजरी आ गई है, और एफर्ट का अटैक अगले 15 दिन के बाद जब टेम्परेचर रेज करेगा तो वो आ जाएगा, और उसके बाद फरवरी के आखिर पे जो बहुत तो तेज़ी के साथ विंड्स चलती हैं उससे लॉजिंग हो जाती है, हार्वेस्टिंग के प्रॉब्लम होते हैं, ये लॉसेस होती हैं। तो वो ये समझते हैं हम कि ये चैलेंजेस हैं। और दूसरा ये जो अभी
फॉगी कंडीशन चल रही हैं, ये वीडिसाइड के लिए भी है मसला। लेकिन कोल्ड स्ट्रेस जो है वो हमेशा फेवर करता है, जिस तरह हम कहते हैं सियाल दा कोरा रूड़ी दा बोरा। तो ये ऑपिकली डोमिनेंट्स जो क्रॉप होती है वो ऊपर से ग्रो नहीं करती, टेलर मारती है, ज़्यादा बूटा बनाती है। जब बूटा बनाती है तो वीडिसाइड के मसाइल कम हो जाते हैं, क्योंकि वीड्स आती नहीं है। तो विन विन सिचुएशन है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो गंदम है इस साल पंजाब में रिकॉर्ड प्रोडक्शन आए, और हम इंशाल्लाह ये 10-12 दिन से निकल जाएंगे इस क्राइसिस से। तो जिन फसलों की हम रिपोर्ट ले रहे हैं, फील्ड से पता कर रहे हैं, जिम्मेदार बात कर रहे हैं, तो अभी तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। और मैं उम्मीद करता हूँ साउथ में भी कुछ दिन से धूप भी निकली है, अपर पंजाब में भी धूप थोड़ी थोड़ी निकल रही है, लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस हैं और ज़्यादा हमें रेनफेड एरिया में चैलेंजेस हैं। दुआ करते हैं, और आपकी इस सेमिनार की तवज्जो से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि बरान रहमत के लिए दुआ करें, ताकि हम गंदम में और चने में ख़ास तौर पे जो चैलेंजेस आए हैं उससे निकल सकें और एक अच्छी गंदम पैदा कर सकें। थैंक यू जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लाइन पे रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हवाले से हमें आगाह किया, और जो आजकल करंट मसाइल को टैकल करने के हवाले से पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं और उनके आउटकम्स थे वो आपने बड़ी अच्छी तरह से हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र की मैनेजमेंट के हवाले से। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक साहब। अगर आप काइंडली मुझे सुन रहे हैं तो अनम्यूट कीजिएगा आपको, अपने आप को। ये माशाल्लाह से हमारे वेल रिनोन्ड साइंटिस्ट हैं, तो जो फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट है उसके हवाले से, और गंदम में जो आजकल पाकिस्तान के हवाले से जैसे यूरिया क्राइसिस चल रहा था और बाकी मिसाइल हैं, इस हवाले से किसानों को क्या क्या इस हवाले से स्टेप्स उठाने चाहिए। तो इस हवाले से आप डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आगाह कीजिएगा। जी, ओवर टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हाजी मोहम्मद साहब। थैंक यू सर। बुनियादी बातें तो डॉक्टर अब्दुल वकील साहब ने और बहुत ही काबिल एहतराम और बड़े एक्सपीरियंस डॉक्टर अंजम अली भुट्टर साहब ने सामने रख दी। जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के हवाले से या खादों के इस्तेमाल के हवाले से सबसे बुनियादी बात तो मतवाजन खादों का इस्तेमाल है, और डॉक्टर अंजम साहब ने भी बड़ी वजाहत से बताया कि यूरिया का और फास्फेटिक फर्टिलाइज़र हैं, डीएपी का इस्तेमाल बड़ा है, ये बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन शायद पोटाश का इस्तेमाल और जो अज़ाए सगीरा हैं, जिंक और बोरान का इस्तेमाल ये ना होने के बराबर है। मेरा ख्याल है कि जो पंजाब गवर्नमेंट का महकमा ज़राअत तोसी है, इसको अपनी कैंपेन में इस पे भी तवज्जो दिलानी चाहिए कि अगर राइस फीड सिस्टम में या कॉटन फीड सिस्टम में एक फसल में बोरान और जिंक का इस्तेमाल हो जाए, दूसरी में तो ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन कम अज़ कम साल में एक दफ़ा ज़मीन के तजिए के बाद बोरान और जिंक का इस्तेमाल ये बड़ा अहम है। इसमें एक और जानब मैं तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहूँगा कि पिछले सालों में हमने हीट वेव्स भी देखी, ये मार्च के एंड पे, और वो हीट वेव दाने की बढ़ोतरी को मुतासर उन्होंने किया। शेरिवल ग्रेन जो है वो उसके नतीजे में पैदावार कम हुई। तो उस स्टेजेस पे अगर हमें इस किस्म की कोई सूरत हाल का सामना करना पड़े तो उसमें जो यूरिया का बड़ा डिल्यूटेड सा सोल्यूशन है, या था यूरिया अगर मौजूद, या पोटाशियम अगर मुमकिन हो, या जिंक, या फिर हमने कुछ तजर्बात किए जो जवार के से कशीद करदा जो वाटर एक्सट्रैक्ट्स हैं उनकी अगर अप्लाई किया जाए तो इससे ये जो हीट वेव वाला अमल है इसके नुकसान कम से कम होंगे। दूसरी जो अहम बात है वो शायद आप आगे चल पे उस पर तवज्जो दें, लेकिन जिम्मेदारों को। सॉरी टू कट यू शॉर्ट सर, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट और ये एक नई चीज़ बताई सोरगम एक्सट्रैक्ट का, ज्वार का। तो ये काइंडली थोड़ा सा इलेबोरेट कर दीजिएगा ताकि किसानों को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, किस तरह से इसको किस स्टेज पे अप्लाई करना चाहिए, किस मंथ में, जिससे ये हीट वेव जो है टैकल हो जाए। इसमें एक बात जो है वो सामने रखें कि अगर तो हीट वेव आ जाए तो उसके बाद अगर हमको रेसिपी या रेमेडी लेके आना चाहेंगे तो वो शायद खातर का फ़र्क ना पड़े, लेकिन ज़िम्मेदार ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि अगर वो मिड मार्च के बाद महदूद जो डिल्यूटेड सा सोल्यूशन है था यूरिया का या पोटाश का अप्लाई करें, ये बड़ा मुफीद है। इसके अलावा जो पकी हुई जवार है, जो मेच्योर सोरगम है, उसको काट के उसको पानी में वो सोक करें, भिगोएं 24 घंटे के लिए। उसके बाद उसको निथार लें और उसको फिर डिल्यूट मज़ीद करें, यानी 1 लीटर को 10 लीटर में करके तो उसको फिर आप स्प्रे करें।
तो ये बड़ा मुफीद रहा है। इस पे अगर हाफ़िज़ वसी साहब मौजूद हों तो उन्होंने भी कुछ तजर्बात किए हैं, वो भी शायद इस पे रोशनी डालें अगर वो यहाँ मौजूद हैं तो। मेरे ख्याल से अभी वो मौजूद नहीं होंगे, तो आप कंटिन्यू कीजिएगा। खादों के हवाले से तो मेरे ख्याल में यही मुनासिब है। अब अजाए सगीरा का अगर इस्तेमाल नहीं किया, उसका इस्तेमाल अभी हो सकता है। हमारे यहाँ ज़िम्मेदार अक्सर समझते हैं कि अगर पोटाश या फास्फोरस आप बिजाई के वक्त नहीं डालें तो बाद में नहीं डालनी चाहिए, लेकिन अगर अब भी मुयस्सर हो तो डाली जा सकती है, उसका फ़ायदा होगा। अजाए सगीरा ख़ास तौर पे आप गोब तक डाल सकते हैं। अगर गोब के वक्त आप डालना चाहें तो आपको फिर स्प्रे की शक्ल में, फोलियर एप्लीकेशन की शक्ल में डालें तो वो ज़्यादा मुफीद साबित होंगे। खादों के हवाले से तो यही गुजारिशात हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे साथ अभी मौजूद है सावी की तरफ से जनरल मैनेजर हैं मिस रिक्ज़ा अवाद साहिबा, जिनका फील्ड के हवाले से माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो उनसे हम जानेंगे कि आजकल कौन-कौन से मसाइल जो चल रहे हैं और सावी के क्या-क्या इक़दामात हैं जिनकी बदौलत किसान जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस हवाले से रोशनी डालने के लिए मैं मिस रिक्ज़ा अवान साहिबा को कहूँगा कि अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बात को आगे बढ़ाइए। जी, ओवर टू यू मिस रिक्ज़ा अवान। मिस रिक्ज़ा, अगर आप मुझे सुन सकती हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। अगर हाफ़िज़ वसी साहब मुझे आप सुन सकते हैं, सॉरी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ अपनी। मिस रिक्ज़ा प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हाजी साहब और मेरे जितने भी असातिज़ा इकराम, मेरे सीनियर लोग यहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर अब्दुल वकील साहिब, मोहम्मद फ़ारूक साहिब, हाफ़िज़ वसी साहिब और डॉक्टर अंजुम भुट्टर साहब। बहुत अच्छी बातें की इन्होंने और बड़ा अच्छा लगा, पॉलिसी लेवल पे भी बातें की, गवर्नमेंट लेवल पे भी। चूँकि सावी एक फार्मर फेस है और हम डेली बेस पे फार्मर्स के साथ काम करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा डिस्कस करना चाहूँगी कि जो किसानों के एंड पे, तमाम किसान तो नहीं लेकिन ज़्यादातर जो इश्यू हमें डेली बेस पे देखने में मिलता है, सुनने मिलता है, जो वसाइल हमारे पास दस्तयाब हैं, जिनको फार्मर बेहतर तरीके से करके अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो उन रूल्स को फ़ॉलो नहीं करते, उन प्रैक्टिसेस को फ़ॉलो नहीं करते। जैसे अब्दुल वकील साहब ने सीड की बात की, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे फार्मर्स या तो हमसे ये कहते हैं कि कोई नई वैरायटी लेके आएँ, जो ज़्यादातर अनअप्रूव्ड वैरायटी होती है। जब उसको सो करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ और कीड़ों का हमला होता है जिनका इक़दामात फार्मर को पता नहीं होते कि उनसे किस किस तरह निपटना है। दूसरा, वो घर का जो बीज है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके वही बात के उसको ग्रेड नहीं करते। फिर उसमें बीज को ज़हर लगाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे फार्मर्स जो हैं उसको ज़हर नहीं लगाते जिसकी वज़ह से अच्छी खासी जो है यील्ड रिडक्शन होती है। इसके साथ-साथ जैसे डीएपी की बात हुई, अभी भी स्टिल फार्मर्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि डीएपी की जगह यूरिया डालने से शायद पैदावार बेहतर होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे फार्मर्स ये समझ गए हैं, लेकिन अभी ज़्यादातर फार्मर्स ऐसे हैं, जो छोटे फार्मर्स हैं, जो डीएपी की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं, हमारी फील्ड टीम डेली मिलती है फार्मर से, हम ये कोशिश करते हैं कि उनको इसकी अहमियत बता सकें कि अगर आप फास्फोरस इस्तेमाल करते हैं या पोटाश इस्तेमाल करते हैं, तो उसका इस्तेमाल कितना अहम है आपकी फसल के लिए। इसके साथ-साथ सॉइल टेस्टिंग एक बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट इक़दाम है जो कि सावी अपने फार्मर्स के लिए कर रहा है। उसके मुताबिक फिर हम अपने फार्मर को फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन देते हैं। लेकिन जो फार्मर्स सॉइल टेस्टिंग नहीं करते या नहीं करवाते, उनको फिर ये नहीं पता कि उनकी सॉइल में ज़िंक की कितनी कमी है या बोरॉन की कितनी कमी है। जैसे फ़ारूक साहब ने कहा, बिल्कुल जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनका इस्तेमाल जो है वो बहुत कम है और ये हर साल बोरॉन और ज़िंक की बड़ी वाज़िया कमी जो है, वो गंदम की फसल के अंदर देखने में आती है। आजकल जो सबसे ज़्यादा हमें शिकायत मौसूल हो रही हैं, वो स्ट्रेस ही है, क्योंकि सूरज नहीं निकल रहा काफ़ी दिनों से और जिन फार्मर्स ने दूसरा पानी या तीसरा पानी लगाना है, वो पानी नहीं लगा सके। जिन्होंने पोटाश या सल्फर का इस्तेमाल करना है, उनकी पोटाश लेट हो रही है, वो फसल को अभी तक नहीं डाल पा रहे। कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिनकी फसल वीडीसाइड की एप्लीकेशन की वजह से स्ट्रेस में आ गई है। वो समझते हैं कि शायद इससे कोई बीमारी लग गई है। तो कुछ जो मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज़ विज़िट करती हैं उन फार्मर को, वो कुछ और ज़हरें जो हैं वो रिकमेंड कर देते हैं कि आप ये स्प्रे करें, वो स्प्रे करें, आपकी फसल में ये मसला है।
ये वो है जो मैंने खुद अपनी आंखों से ये चीजें देखी हैं। लेकिन वो सिर्फ स्ट्रेस है, जो मौसम का है, जो धूप निकलेगी, बारिश होगी, तो वो जो स्ट्रेस है वो बेहतर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल अगर गवर्नमेंट अपना काम ठीक कर रही है, फॉर एग्जांपल पॉलिसी लेवल पे चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन फार्मर लेवल पे भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें राइट एजुकेशन है फार्मर के पास, कि अगर फार्मर को कोई बंदा गाइड कर रहा है तो उसको सही गाइड करे। फार्मर इंडिपेंडेंट, उसे पता हो कि मेरी फसल में क्या मसला आ रहा है, मैं अगर बीज इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कौन सा करना चाहिए, और इसकी उस बीज का क्या खुद-व-खाल होने चाहिए, वो सही भी है इस्तेमाल करने के लिए या नहीं। तो ये सबसे क्योंकि जो फार्मर्स, ऐसे फार्मर्स भी हमारे पास मौजूद हैं जो सॉइल टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस को, फर्टिलाइजर बैलेंस एप्लीकेशन की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, और माशाल्लाह वो आम 70-80 मन पैदावार लेते हैं। ये हमारे अपने कुछ ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं। लेकिन वही उन्हीं इलाकों में कुछ ऐसे भी फार्मर हैं जिनकी एवरेज 25 से 30 मन आती है, जो कि हमारी नेशनल एवरेज है। और उसी तरह ज़मीनें भी एक जैसी हैं, पानी भी एक जैसा है, लेकिन प्रैक्टिसेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन में फ़र्क आता है। तो मेरी नज़र में प्रैक्टिसेस भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जिस पे फार्मर को एजुकेट किया जा सकता है, और एजुकेट कर भी रहे हैं, बेहतरी आ भी रही है, लेकिन स्टिल इसमें गुंजाइश है। थैंक यू। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मिस रिक्सा, आपने जो इस हवाले से सावी के कुछ स्टेप्स हैं उनके बारे में बताया। और इसी तरह हमारे साथ अभी हमें जॉइन किया है हाफ़िज़ वसी साहब ने, और बहुत-बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ वसी साहब, आपने हमें जॉइन किया। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं अयूब ज़रई तहकीकाती इदारा से वीट के जो चीफ साइंटिस्ट हैं जनाब डॉक्टर अज़ीज़ुर रहमान साहब। हम आपसे भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। तो इससे पहले जो डॉक्टर फ़ारूक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही इस हवाले से, ज्वार के जो एक्सट्रैक्ट है उस हवाले से, तो उस बात को थोड़ा-सा आगे बढ़ाने के लिए मैं हाफ़िज़ वसी साहब से थोड़ी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने आप को अनम्यूट करें और थोड़ा इसके बारे में हमारे जो किसान हैं उनको आगाह करें कि जो सोरगम एक्सट्रैक्ट है वो आपके तजर्बात, आपने बहुत सारे माशाल्लाह तजर्बात किए हैं, इस हवाले से किस स्टेज पे अप्लाई और कितनी डोज़ में करना चाहिए ताकि फार्मर्स उसके लिए पहले से तैयार हो जाएँ? जी, ओवर टू यू वसी साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं प्लीज़। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम मुझे सलाम। मुझे यकीन है कि आप मुझे सुन सकते हैं। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये बड़ा अच्छा डॉक्टर फारूक साहब ने बताया है, और मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन मौका है इस बात का। ये डॉक्टर फारूक साहब भी उसमें शामिल थे, लेकिन इनिशिएटिव जो था वो डॉक्टर जाहिद अता चीमा साहब का था। और ये सुराब का एक्सट्रैक्ट शुरू हुआ है असल वीडीसाइड के तौर पर, कि ख्याल ये था कि इससे जो तल्ला और ये बरमूदा ग्रास, ये इस किस्म की चीज़ें मारी जा सकती हैं, विच वाज सक्सेसफुल। लेकिन जो जो फिर ये आगे तहकीक आगे बढ़ी तो पता चला कि ये बायो स्टिमुलेंट का भी एक काम करता है। और हमने ये स्टार्ट किया था बैक इन 2007, और उसमें पता चला कि अगर 2 मरतबा इसको अप्लाई किया जाए तो एक तो ये बूटे के अंदर, प्लांट के अंदर इम्यूनिटी पैदा करता है, यानी उन जगहों पर बीमारी का अटैक कम हुआ है या नहीं हुआ। और दूसरे, इसके दाने मोटे थे। अब इसके ऊपर फर्दर रिसर्च की, फर्दर काम किया, और ये तकरीबन 3 साल से सबसे पहले हमने स्टार्ट किया गंदम पर, और ये था तकरीबन हाफ साहब आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कर लीजिए जी, जी, अपने जी, आप को। सॉरी, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। हाफ़िज़ वसी साहब, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा काइंडली। साहब आपको नहीं सुन पा रहे हम लोग। जी, जी। अब जी, बिस उसमें एक भी फार्मर ऐसा नहीं था जिसने रिजल्ट नेगेटिव दिया हो। फिर हमने स्टार्ट किया 2 साल पहले मकई के ऊपर, और मकई के ऊपर भी इसके रिजल्ट्स बड़े गजब के थे, दाने भी मोटे थे और पौधे में जान भी थी। फिर ये पिछले साल हमने राइस पर किया, एंड अगेन इट वाज गिविंग गुड रिजल्ट्स। बलूचिस्तान के अंदर इसको सब्जियों के ऊपर हमने इस्तेमाल किया, और इस वक्त सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जगह जो है वो पंजाब के बाद बलूचिस्तान है। तो ये गंदम के अंदर जो जिन लोगों ने इस्तेमाल किया और हम इस्तेमाल करवा रहे हैं, वो, मेरी आवाज आ रही है? जी, 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 बिल्कुल आ रही है। अच्छा अच्छा, कंटिन्यू करें। आपकी तस्वीर गायब हो गई थी। जी, जी, आप कंटिन्यू करें हमसे। अच्छा, हमने उसके ऊपर ये देखा है कि 25 से 30 दिन के दरमियान में अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं
और फिर उसके बाद 65 से 70 दिन के दरमियान में, यानी कि जब गोब की हालत में और अभी फ्लैग लीफ ना निकला हो, उस वक्त अगर इसका स्प्रे किया जाए तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। यानी कि तकरीबन 5 मन, ज्यादा से ज्यादा 7 मन गंदम और कम से कम 3 मन गंदम, और एवरेज जो है वो 5 मन गंदम की पैदावार सब में ज्यादा आई है। अब इसके अंदर भी हम खामोशी से नहीं बैठे, हमने इसके साथ 2% यूरिया मिलाकर देखा तो पता चला रिजल्ट उससे भी बेहतर थे। उसके बाद हमने 2% NPK इस्तेमाल करके देखा तो रिजल्ट पता चला उससे भी ज्यादा बेहतर थे। और ख्याल ये आया कि ये जो हम लोग फ्लड के जरिए और छट्टे के जरिए जो हम फर्टिलाइजर देते हैं, उसमें अगर कहीं पौधे के अंदर कमी रह गई तो थ्रू थ्रू फोलियर अपटेक जो NPK का रिजल्ट था वो भी उसके अंदर शामिल हुआ और उसने भी पुश किया। तो इस वक्त माशाल्लाह ये पंजाब के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर और सिंध में खास तौर पर, यहाँ पर गंदम के ऊपर ये धड़ाधड़ इस्तेमाल हो रहा है और हमें खतरा है कि कहीं हमारा स्टॉक ही खत्म ना हो जाए। तो ये हम रिकमेंड करते हैं 2 मरतबा, एक 25 से 30 दिन जहाँ आदमी को एडजस्टमेंट हो, और दूसरा जो है वो 60 से 70 दिन आप कर लें, बेटर है 65 से 70 दिन। और यकीनी है इसके अंदर कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर एक खूबी और है, और वो खूबी ये है कि हमने ये काम थ्रू डीलर्स नहीं किया, इसलिए कि ये 3 लीटर का जो पैक है ये 900 रुपए का है, और हमने कुछ डीलर से बात की तो पता चला कि उनको वारा खाता है अगर ये 2200 रुपए का बेचे। और हमने फिर ये सोचा कि ये 2200 रुपए का जो लोगों के पास जाएगा, और किसान बेचारा पहले ही जलीलो खार हो रहा है यूरिया के अंदर, और जो जो हालत है कैफियत की, अगर जब बात होगी तो मैं उसका ऐनी शाहिद हूँ कि जिस अंदाज के अंदर यूरिया लोगों को मिल रहा है वो इस तरह मिल रहा है जिस तरह कोई पठान जो है निस्वार खाता है। तो ये हुआ है कि आपके 10 एकड़ है तो आप एक बैग ले जाएं और उसको निस्वार की चुटकी की तरह एक एक कनाल में आप बखेर दें। तो ये असल जो इसके रिजल्ट्स आए हैं, हमने इसको भी रखा है। तो हमने अपनी एक हेल्पलाइन को हमने एक्टिव किया, जाहिद अता चीमा साहब, और ये हमने पूरी सप्लाई लाइन बनाई है। और विद इन 3 डेज जो आदमी मांगता है, क्योंकि ये 3 लीटर का पैक है, 1 एकड़ के लिए है, और इसको एबिलिटी के जरिए हम नहीं भेज सकते क्योंकि इसमें लिक्विड है। तो वो जो मिनिमम ऑर्डर जो हम लेते हैं लोगों से वो है 6 बोतलों का, उसका एक कार्टन बनता है और वो खैर खैरियत से पहुंच जाता है। और अगर आप उसको 2 मरतबा इस्तेमाल करेंगे जिस तरह मैंने पहले सबमिट किया था, तो फिर ये 3 एकड़ के लिए काफी है। तो बलूचिस्तान में और सिंध के अंदर तो ये 32 कार्टन जो हैं वो जा रहे हैं एक एक आदमी के लिए। तो अच्छा, ये सॉरी है मेरा। सॉरी टू कट यू शॉर्ट, मैं ऑडियंस के क्वेश्चन भी ले रहा हूँ साथ साथ। तो एक है हमारे साथ मौजूद फेसबुक पे खुरम जियाब साहब, तो उनका क्वेश्चन है कि हम अगर sorghum को ये ग्रीन फॉर्म में इस्तेमाल कर लें और जो बज़ाहिर जो ड्राई आपने जिस तरह तरीका बताया और डॉक्टर फरूक साहब ने बताया, तो उसको अगर यूज़ कर लें, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ताकि आप इस पे भी रोशनी डाल लें कि उसको अगर सुखा के डालना है तो फिर उस तरह से इस्तेमाल करें, अगर ग्रीन फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो भी ज़रा काइंडली इसके बारे में बताइएगा। अच्छा, मैं इस जो जो सुरगाब की जो मेकिंग है इसमें डॉक्टर फारूक साहब भी शामिल थे और पायनियर थे जाहिद रज़ा चीमा साहब। उन्होंने, डॉक्टर फारूक साहब ने एज अ स्टूडेंट भी उनके साथ काम किया इसके ऊपर, इसकी बढ़ोतरी के अंदर सुरगाब की, और फिर एज कुलीग भी इन्होंने काम किया। तो मेरा ख्याल ये है कि ये सवाल अगर उनसे पूछ ले तो जरा ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि कोई चीज जो है वो शक में ना छोड़ी जाए, वो इट शुड बी, जो जो पार्टिसिपेट कर रहा है ही शुड बी वेरी क्लियर। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि डॉक्टर फारूक साहब मुझसे बेहतर इसके ऊपर रोशनी डाल सकते जी, ओवर टू यू डॉक्टर फारूक साहब, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो काइंडली बताइएगा इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया मोहतरम हाफिज़ वसीम मोहम्मद खान साहब, आपने वजाहत से सारा मामला बयान कर दिया और तजर्बात भी शेयर कर दिए। असल में यह है कि इसमें जवार में या sorghum में फिनोलेक्स जो हैं वो हेल्प करते हैं प्लांट इम्यूनिटी और स्ट्रेस टॉलरेंस बढ़ाने में।
तो जब जवार का पौधा अभी ग्रोथ के अमल से गुजर रहा होता है तो ये फिनोलेक्स इतनी मिकदार में मौजूद नहीं होते। इनकी मिकदार वो बढ़ती और कम होती रहती है। अगर सोरगम या जवार अपनी लाइफ साइकिल के दौरान किसी तरह की कोई स्ट्रेस महसूस करे तो फिनोलेक्स बढ़ जाते हैं। तो बिलउमूम अगर आप इसको पानी वगैरह देते रहें तो जो ग्रीन है उसमें फिनोलेक्स कम होते हैं। इसलिए ज़्यादा बेहतर यही है कि पकी हुई जवार जो बिल्कुल मेच्योर हो, जिसमें ये केमिकल जो ज़्यादा इफेक्टिव हैं वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद होंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अयूब ज़राई तहकीकाती इदारा के जो चीफ साइंटिस्ट हैं वीट डिपार्टमेंट के डॉक्टर अजीज़ुर रहमान साहब, आपने इसमें ज्वाइन किया हुआ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस हवाले से आप भी रोशनी डालिएगा कि आजकल गंदम में जो मसाइल चल रहे हैं और जिस तरह अयूब ज़राई तहकीकाती इदारा में रिसर्च हो रही है, तो इस हवाले से इनके क्या बेटा समाधान हो सकते हैं। जी ओवर टू यू डॉक्टर अजीजुर रहमान साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? आ तो रही है, बड़ी दूर से कुएं में से आ रही है। जी 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 जी, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा माइक एडजस्ट कर लें अपना। सर आपकी आवाज़ अभी भी सही नहीं आ रही, अगर आप अपने माइक को थोड़ा सेट कर लें। हेलो, जी 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 जी, अब बेहतर है। अब बेहतर है। चले, जी जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत तो शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। तो जहाँ तक गंदम की फसल की इस साल की जो सीजन की क्रॉप है उसकी बात है, तो जैसा कि अंजम अली भुट्टर साहब ने, डॉक्टर फारूक साहब ने और डॉक्टर किंजा ने, हाफिज वसी और दूसरे जो स्पीकर साहबान हैं उन्होंने बताया कि इस साल गंदम की फसल अभी तो अच्छी हालत में है। जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनमें एक पॉइंट तो ये है कि सनशाइन आवर्स का है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से धूप नहीं निकली और पहले पानी के बाद गंदम की फसल में जो कि जमीन में नमी ज्यादा थी और ऊपर से ये जो हवा में नमी भी ज्यादा बढ़ गई और उसके बाद कुछ काश्तकारों ने जो थी वो वीडिसाइड का भी स्प्रे किया, जिसकी वजह से एक तो रूट का फंक्शन प्रॉपर नहीं था, ऊपर से वीडिसाइड की स्ट्रेस, ऊपर से कोल्ड टेम्परेचर की स्ट्रेस, जिसकी वजह से फसल में पिलाहट नजर आ रही है। तो मुकर्रीन ने बताया, जैसे ही बताया कि इसके लिए जिम्मेदारों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस मौका पर बाज लोग जो हैं वो जो गलत किस्म की जो स्प्रे की जो है चीजें वो बेचना शुरू कर देते हैं, तो इससे जो है वो उनका खर्चा भी बढ़ता है और फसल को मजीद स्ट्रेस आता है। तो वो इंतजार करें, मौसम के सही होते ही वो उनकी जो है फसल बेहतर हो जाएगी। उसके अलावा आजकल चूंकि ज्यादा पैदावार के हसूल के लिए एनपीके के साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल जो है वो बहुत जरूरी है। जहां जिंक तो आम तौर पे तकरीबन हमारे पंजाब में हर जगह, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हर जगह इसका जो इस्तेमाल है वो जरूरी है, क्योंकि इससे इस्तेमाल से न सिर्फ पैदावार बढ़ती है बल्कि गंदम की जो क्वालिटी है, जो दाने में जिंक की मिकदार है वो भी बढ़ जाती है। इसलिए मैं अपने जिम्मेदार भाइयों से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी फसल में जिंक का जरूर इस्तेमाल करें। अगर उन्होंने वक्त पे जो है नाइट्रोजन खाद अभी तक इस्तेमाल नहीं की पूरी मिकदार में, तो जो बकाया मिकदार है वो फसल की हालत को देखते हुए इस्तेमाल करें, क्योंकि ज्यादा मिकदार के साथ जो है वो उसकी जो फसल है उसके गिरने का भी ज्यादा चांस होता है और उसके अलावा बीमारियों और जो तेले का हमला है उसका भी जो है चांस वो बढ़ जाता है। पोटाश का इस्तेमाल जो है वो जो फसल की कुव्वत मुदाफियत है, जो गिरने के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ, कीड़े मकोड़ों के खिलाफ, तो उसका इस्तेमाल भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे भाइयों ने अभी तक जो पोटाश की खाद जो है वो मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल नहीं की, तो वो अभी भी उसको दूसरे पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे यकीनन उनकी जो है उसकी जो फसल है तो उसकी जो है वो पैदावार में और उसकी कुव्वत मुदाफत में इजाफा होगा। तो आने वाले दिनों में अब जो आगे फरवरी का मौसम आ रहा है, इसमें जो है रस्ट के अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस सिलसिले में मैं अर्ज करूंगा कि जो मेरे काश्तकार भाई हैं वो रस्ट का एक पास्टूल दे के परेशान ना हो जाएं, क्योंकि इस वक्त जो हमारी वैरायटीज फील्ड में हैं, जितने भी गंदम की वैरायटीज फील्ड में हैं, उन पे रस्ट
आ सकती है, लेकिन वो इतनी नहीं आएगी कि उनकी जो है वो क्रॉप फेल हो जाए। रश का मौजूद होना जो है वो परेशानी की बात नहीं है। हाँ, अगर 30% से ज्यादा जो लीफ पत्ते का एरिया है वो कवर हो जाए, और वो एक एक पत्ते का नहीं, ओवरऑल खेत की एवरेज निकालें तो 30% से ज्यादा एरिया कवर हो, तो फिर परेशान होने की जरूरत है। तो फिर फंजीसाइड के इस्तेमाल की तरफ जाया जा सकता है, लेकिन फंजीसाइड का इस्तेमाल करने से पहले अपने जो है फील्ड में मौजूद महकमा ज़राअत के जो लोग हैं उनसे जरूर मशवरा कर लें, और इधर उधर दवाइयाँ बेचने वालों के मशवरे से जो है वो स्प्रे इस्तेमाल ना करें। दूसरा जो सबसे अहम मसला अभी एक बात हुई कि जो हमारे काश्तकार भाई हैं वो एक तो सुनी सुनाई बातों पे बहुत यकीन करते हैं, वो ऐसी वैरायटीज काश्त कर लेते हैं जो कि बस काली गंदम, कोई और गंदम, इस तरह की बहुत सी ऐसी गंदम की जो हैं वो बीज मार्केट में दस्तयाब हैं, जिनका कोई जो ट्रेसेबल नहीं है उनकी, कि वो क्या कौन सी वैरायटी है और कहाँ से आई है। बास फैकल्टेटिव वीट के जो हैं वो बीज भी बिक रहे हैं, 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से डालें, इस तरह डालें। तो ये जो चीज़ें हैं ये मेरे काश्तकार भाइयों को नुकसान देती हैं। मैं अपने काश्तकार भाइयों को सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगा कि प्रोडक्शन प्लान जो वीट का है, जो महकमा ज़राअत बनाता है, उसके अंदर जो मौजूद अक़साम हैं हमेशा वो काश्त करें, हमेशा उन हदायत पे अमल करें जो कि महकमा ज़राअत के प्रोडक्शन प्लान में दी हुई हैं। क्योंकि ये जो प्रोडक्शन प्लान जब बनता है ये बड़ी ही बहस व मुबाहिसे के बाद बनता है। इसमें हर किस्म के स्टेक होल्डर मौजूद होते हैं, रिसर्च के लोग होते हैं, एक्सटेंशन के लोग होते हैं, पेस्ट मैनेजमेंट के लोग होते हैं। तो इसके लिए अच्छी खासी बहस के बाद तो ये बनाया जाता है। तो इसलिए मैं अपने भाइयों से, काश्तकार भाइयों से गुजारिश करूंगा कि वो महकमा के अमले पे भरोसा करें, उनकी हदायत पे अमल करें, वीडिसाइड इस्तेमाल करने से पहले उनसे मशवरा करें, किसी किस्म की दवाई इस्तेमाल करने से पहले उनसे मशवरा करें, खाद डालनी है फिर भी उनका मशवरा करें। आपके पास महकमा ज़राअत के नुमाइंदे जो हैं हर तहसील में, हर मरकज़ में, हर ज़िले में आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। हमारा अयूब ज़रई तहकीकाती इदारा, उसके जो ज़ैली स्टेशन है बक्कर में है, फैसलाबाद में है, चकवाल में है, बहावलपुर में है, वो भी आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। तो आप हमसे रब्ता कीजिए, हम इंशाअल्लाह आपकी हर मरहले पर रहनुमाई करेंगे। शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजीजुर रहमान साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। अच्छा, इस हवाले से मेरे पास एक क्वेश्चन है। अगर किसी ने अभी तक वीडिसाइड इस्तेमाल नहीं की और जड़ी बूटियां अभी तक बाकी हैं और गंदम जो है वो तकरीबन 55 से 60 दिन तक हो गई है, तो इस हवाले से आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे? क्योंकि अब वो लेट तो हो गए हैं ऑलमोस्ट, तो इस हवाले से कितना उनका नुकसान हुआ है या इस हवाले से किस तरह से वो टैकल कर सकते हैं, थोड़ा इस हवाले से बताइएगा। इस मरहले पे जो अगर वीडिसाइड स्प्रे, ऐसे वीडिसाइड भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो फसल के ऊपर इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि 55-60 दिन के बाद अगर फसल पे कोई कुछ ऐसे वीडिसाइड हैं जो अगर ओवरडोज हो जाएं तो उससे जो है वो फसल की जो है उस पर स्ट्रेस आता है। तो कुछ ऐसे वीडिसाइड हैं जो 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 स्ट्रेस नहीं करते। ग्रासेस के लिए भी, नैरो लीफ के लिए भी ऐसे वीडिसाइड अवेलेबल हैं, और जो ब्रॉड लीफ के लिए हैं वो तो खैर इफेक्ट नहीं करेंगे। तो वो ऐसा कॉम्बिनेशन बना लें, वो अपने जो महकमे का अमला है उससे मशवरा कर लें, तो वो अब ग्रासेस का अलहदा लें और ब्रॉड लीफ का भी जो है मुनासिब वीडिसाइड, क्योंकि ये देखना पड़ेगा खेत में किस किस्म की जड़ी बूटियां हैं, उसके हिसाब से इस्तेमाल कर। ब्रॉड लीफ का इस्तेमाल करने से तो कोई स्ट्रेस नहीं क्रॉप पे आएगी। हाँ, जो नैरो लीफ का है, ग्रॉसेस का है, उसका जरा चॉइस एहतियात से करें। वो मैं अब ऐसे, जो कि ये महकमा ज़राअत का मुकामी अमला जो है वही उनके खेत के में मौजूद जड़ी बूटियों को देकर उनके लिए कोई रिकमेंड कर सकता है। तो अब मैं, ये मुनासिब नहीं है कि मैं किसी कंपनी के वीडिसाइड जो हैं वो उनको रिकमेंड करूं। तो आप इस सिलसिले में आप महकमा ज़राअत के मुकामी अमले से मशवरा करें। हाँ, आप कर सकते हैं इस स्टेज पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। इसी वाले से सर आपने बात की है फर्टिलाइजर की, जो जिस तरह से नाइट्रोजन की बात हुई कि जो उसकी जो अभी डोज रहती है उसको कंप्लीट कर लें किसान। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अब्दुल वकील साहब। हम थोड़ा उनसे पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि कुछ किसान जो हैं वो एक ही पानी पे पूरा गंदम, जो गंदम है उसमें पूरा एक यूरिया का बैग डाल देते हैं 50 किलो का, और
हालांकि रिकमेंड ये किया जाता है कि आप स्प्लिट में इस्तेमाल करें। तो इस हवाले से डॉक्टर अब्दुल वकील साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी सी इसमें रोशनी डालिएगा कि एक ही पानी पे पूरा बैग जो इस्तेमाल किया जाता है, इस हवाले से उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताइएगा और इस हवाले से अपनी सजेशन दीजिएगा। जी, ओवर टू यू डॉक्टर अब्दुल वकील साहब। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है ये खादों के बारे में डॉक्टर फारूक साहब ने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। जो नाइट्रोजन है वो बेसिकली हम 3 स्प्लिट में उसको रिकमेंड करते हैं। एक तो जो सोइंग टाइम पे बुवाई के वक्त है, और फिर बाद में उसकी 2 स्प्लिट्स हैं। तो वो जितनी उसकी डोज बनती है, जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से वो उसमें फ्लड कर सकते हैं। लेकिन स्प्लिट्स को कम नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि आप कहेंगे हम 2 स्प्लिट्स किए, हमारे पास पहले चूंकि हम डाल नहीं सके तो अब हम इकट्ठी डाल लें, या फ्यूचर में पता नहीं मिलनी है कि नहीं मिलनी, अभी हम इकट्ठी डाल लें, तो वो मुनासिब नहीं है। उसी स्प्लिट में डालना चाहिए। अगर आप ज्यादा डालेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा या कम फायदा होगा। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें जो अजीज और रहमान साहब ने भी जिक्र किया है इसका, कि पोटाश की खाद भी अगर किसी ने इस्तेमाल नहीं की तो वो अभी भी कर सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं स्पेशली, वो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन अगर आप उसको स्प्रे नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट उसको सॉइल एप्लीकेशन हो सकती है। आल्दो के बेटर ये है कि आप उसका फोलियर स्प्रे कर लें। तो मेरा ख्याल है जो मुनासिब स्प्लिट्स के अंदर ही जो फर्टिलाइजर है वो डालनी चाहिए नाइट्रोजन। सर सॉरी टू कट यू शॉर्ट, इसी तरह हमारे साथ फेसबुक पे मौजूद हैं, एक ऑडियंस की तरफ से सवाल है कि हम सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को किस तरह इंप्रूव करें, और जो बायो फर्टिलाइजर्स का आजकल माशाल्लाह से ट्रेंड चल रहा है, तो इस हवाले से कहाँ से या कौन सा बायो फर्टिलाइजर ऐसा है जो गंदम के हवाले से, खासतौर पे टिलरिंग के हवाले से कुछ हेल्पफुल हो, तो इस हवाले से वो स्प्रे कर लें या फ्लड कर लें, इस हवाले से थोड़ी रोशनी डालिएगा। जी यकीनन जो साइल की हेल्थ है, उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त जो दुनिया में जोर दिया जा रहा है वो इसी चीज़ के ऊपर है, क्योंकि ये साइल हेल्थ जो है सिर्फ क्रॉप की प्रोडक्शन को ही नहीं बढ़ाता, ये दुनिया में जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो क्लाइमेट है, उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए इसके ऊपर यकीनन बहुत ज़रूरी है कि हम ऑर्गेनिक मैटर को मेंटेन रखें। अभी जो रीसेंट जो रिपोर्ट्स हैं, जो पाकिस्तान में हम पहले समझते रहे कि हमारा अराउंड अबाउट 1% के करीब ऑर्गेनिक मैटर है, वो उससे भी कम हो चुका है। और उसकी वजह यही है कि हम उसमें ऐड नहीं करते, क्योंकि 1% तक तो हम कहते थे कि शायद इससे ज्यादा हो नहीं सकता, हमारा टेम्परेचर हाई है। लेकिन अगर इससे कम हो गया तो हम 1% तक तो इसका मतलब ये जा सकते हैं, अगर हम प्रॉपरली जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको इस्तेमाल करें। और उसके इस्तेमाल में ऑफ कोर्स जो फार्मर के पास सबसे ज़्यादा बेहतरीन ऑर्गेनिक मैटर वो 2 ही हैं। एक तो है वो लाइफ स्टॉक से, जो उनके फार्म से निकलता है, अगर वो उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर लें, उसके कोई पिट वगैरह बना के उसको मैनेज करें, और उस ताकि उसमें से जो नाइट्रोजन है उसका ज़या ना हो। और दूसरा जो उनके पास दूसरी चीज़ है वो क्रॉप रेजिड्यूज है, कि क्रॉप रेजिड्यूज को वो जितना भी मैक्सिमम वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वो सॉइल के अंदर करें, ताकि उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो मेंटेन हो। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा जो आसान फार्मर के पास कोई हल नहीं है इस चीज़ का। दूसरी बात जो है बायो फर्टिलाइजर के हवाले से, बायो फर्टिलाइजर यकीनन ये ऑर्गेनिक मैटर और बायो फर्टिलाइजर का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। बायो फर्टिलाइजर बहुत सारे मतलब थोरेटिकली अगर हम देखें तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और इसकी मार्केट प्रॉपरली होनी चाहिए। लेकिन इस लेवल के ऊपर हम मार्केट में अवेलेबल बायो फर्टिलाइजर जो हैं उनमें तो किसी की रिकमेंडेशन नहीं कर सकते जब तक हम उसको टेस्ट हमने ना किया हो। लेकिन कुछ हमारे जो अदारे हैं, लेट्स से कि हमारे जो निपजी है या यूब सर्च है, हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है, तो यहाँ पे कुछ बायो फर्टिलाइजर जो हैं वो अवेलेबल हैं। वो मेरे ख्याल फार्मर्स को इस्तेमाल कर लेने चाहिए, और वो रिलेटिवली ज़्यादा रिलायबल हैं। लेकिन इसके अलावा जो मार्केट में अवेलेबल हैं कमर्शियली, उनमें भी बहुत अच्छे हो सकते हैं।
लेकिन मैं इसको मुनासिब नहीं समझता कि बगैर कोई प्रॉपर टेस्ट के हम उसको रिकमेंड करें। लेकिन जहाँ पे फार्मर की तसल्ली होती है वो वहाँ से बायो फर्टिलाइजर जो हैं वो लेके इस्तेमाल करें, इसका यकीनन जो है वो बेनिफिट होता है। जी बहुत शुक्रिया सर। इसी हवाले से अगर किसी ऑडियंस का कोई सवाल है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके जो है वो सवाल पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम हाजी। जस्ट वांट टू, मैं एक तो बहुत मशहूर हूँ आज के इस जो आपने डिस्कशन होस्ट की, स्पेशली पाकिस्तान एग्रीकल्चर साइंटिस्ट फोरम, चूँकि ये साइंसदान जो है अगेन उनका बड़ा रोल है पाकिस्तान में और ग्लोबली भी। आज अगर दुनिया में जहाँ पे हम वीट और खुराक की जो ज़रूरियात को पूरा करें तो उसमें हमारे साइंसदानों का रोल है, उन्हें हम अप्रिशिएट करते हैं। तो जैसे वकील साहब, माशाल्लाह बहुत शुक्रिया वकील साहब, आपने बहुत प्यारे तरीके से बताया कि ज़मीन है, जो ज़मीन की सेहत जो है वो आपके लिए, आपकी फसल की पैदावार के लिए और मौसम के ऊपर जिसका असर आता है, जिसे आप कहते हैं कि जी अंग्रेजी में तो कहते हैं कि जिससे हमारी मौसमी तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो अगर आपकी खाद पौधे को नहीं जा रही तो किधर जा रही है? या तो ज़मीन के अंदर जा रही है, नाइट्रेट्स बन के ज़मीन पौधे से दूर निकल जाती है, तो या जो है हवा में उड़ जाती है नाइट्रस ऑक्साइड बन के। तो अब ये जो है ये वो गैसें हैं जो कि मौसमी तब्दीलियाँ जो है ना वो उसका ये मूजब बनती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी खाद को पहले, जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट थी, किसी ने बात नहीं की कि हमें अपनी ज़मीन का तजर्बा कराना चाहिए, तजज़िया कराना चाहिए, सॉइल टेस्ट, ताकि वो ऐसे ही है जैसे अब हम इंसान है ना, तो हमें कोई बीमारी डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हैं जी पहले अपना आप सॉइल टेस्ट, आप अपना जो है ना ब्लड टेस्ट करा के लाएं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी खेत के अंदर भी, अब खेत अगर 5 एकड़ का है या 2 एकड़ का है, किस हिस्से में, तो उसके अंदर भी बहुत जो है अंग्रेजी में वेरिएशन, बहुत तब्दीली होती है कि किसी जगह कम खाद होगी, किसी जगह ज़्यादा होगी, तो कहाँ पे किस तरह अप्लाई करना। यूरोप में तो हम इसको जो है ना वेरिएबल रेट कहते हैं कि आपकी जो ड्रिल है, जो आप जैसे आप स्प्रे करते हैं खाद की, तो वो वेरी करती है, लेकिन हमें इस तरफ जाना होगा। तो मेहर भुट्टो साहब इसमें ज़्यादा बता सकेंगे, इन्होंने चूँकि एक पूरे पंजाब का वो 10 एकड़ ग्रेड का, जो 10 एकड़ ग्रेड या 3 एकड़ ग्रेड पता नहीं, उसका एक टेस्ट भी कराया था। इसमें हम, मैं ये बताऊँ कि सावी भी हेल्प कर रही है बहुत, और हम फिर अगेन टेस्ट तो गवर्नमेंट की लैब से ही करवाते हैं। ये ज़रूरी है एटलीस्ट मैं ये कहूँगा मतलब कम से कम साल में, यानी हर तीसरे साल बाद आप ज़मीन का टेस्ट ज़रूर करवाएं। तो उससे क्या होगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ज़मीन का टेस्ट का भी, पानी के पीएच का भी, सॉइल के पीएच का भी, कि किस जगह पर कौन सी खादें किस मुनासिब मकदार से डालनी है। और उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर जिसकी बात कर रहे थे कि गंदम, आपके अगर गंदम की बाकियात हैं, या आपके पास चावल की बाकियात हैं, या आपके पास जो उसे कहते हैं कि जानवरों का जो गोबर है, वो बहुत बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो मैं यही कहूँगा इसी चीज़ पर। और दूसरी एक बात, मैं जाने से पहले, चूँकि थोड़ा सा मैंने एक और मीटिंग में जाना था, तो ये ज़रूरी है कि अभी मौसम तब्दीलियाँ आ रही हैं, मार्च अप्रैल में, मार्च के शुरू में बारिशें शुरू हो जाएंगी। तो अगर यहाँ पर अगर फास्फोरस का भी अप्लाई नहीं, इस्तेमाल नहीं किया हुआ, तो आपकी गंदम गिर जाएगी। जब गंदम गिरती है तो इससे आपकी कम से कम 30 से 40% जो है ना आपकी पैदावार मुतासर होती है। तो होना तो यही चाहिए था कि ये प्रोग्राम हमने खैर पहले भी किया था, नवंबर में भी किया था, तो अगर उस वक्त की आप रिकॉर्डिंग भी देख लें, तो ये चीज़ें अगले सालों के लिए करें। हम गंदम के अंदर ये पैदावार में ये सलाहियत है कि हम जो है 100 मन से ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है जी। तो लेकिन अभी हम हाई साहब ने शुरू में बताया था कि 32 या 33 मन पे है, तो बहुत गैप है। अब इसको कैसे फिल करें? हमारे पास जिम्मेदार ऐसे हैं, आज आए कि नहीं, डॉक्टर अबू फजल साहब आए, उनकी पिछली दफ़ा 73 मन आई थी, ठीक है जी। तो कोई उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ ये था कि ज़मीन अपनी गंदम को पटरी पे लगाया, बीज सही लगाया, बीज की मिकदार को सही किया, खादों को सही मतवादन इस्तेमाल में किया। तो ये वो छोटी छोटी हथौड़ियाँ हैं जो मिलके एक बड़ा जो है रोल प्ले करती हैं। तो एग्रीकल्चर में कोई मैजिक नहीं होता। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये वो अहम चीज़ें हैं जिनको आप जिम्मेदार भाई सोचें। आप इसको हम कहते हैं कि आप भी साइंसदान हैं, आप इन चीज़ों को तजर्बे करें, छोटे लेवल पर करें या जहाँ पर हुए हुए उनसे सीखें। तो क्लासें लें, सावी के लेक्चर पढ़ लें, ठीक है जी, महकमा ज़राअत के लेक्चर्स पढ़ें, सुने, देखें। तो मैं इनके साथ ही आपका फिर बहुत मशकूर हूँ हाजी साहब कि आज ये डिस्कशन आपने बहुत टाइमली की। थैंक यू, शुक्रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने अपने जो कीमती आरा है उससे हमें आगाह किया।
तो इसी हवाले से अगर किसी ऑडियंस में से किसी ने कोई पॉइंट ऐड करना हो या कोई कमेंट हो तो वो मोस्ट वेलकम, या किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो वो भी मोस्ट वेलकम। अपने हाजी आप। मोहम्मद, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी। ये हमने किताबों में पढ़ा था कि खाद्य जो है वो बहुत ज्यादा जाया हो जाती है। जैसे यूरिया जो है वो 70% जो है वो जाया होता है, 30% फसल को मिलता है। लेकिन ये प्रैक्टिकली हमने फील्ड में आके ये चीजें देखी हैं कि वाकई खादों का इस्तेमाल जो किसान भाई कर भी रहे हैं वो हमारी फसल को नहीं मिल रहा। और मैं समझती हूँ कि उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारी जमीनों का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो दिन ब दिन बहुत कम होता है। हम रेगुलर सॉइल टेस्टिंग करते हैं, जिनका 0.5% ऑर्गेनिक मैटर था उनका मजीद कम होता जा रहा है। और ये बड़ी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस है जिनकी वजह से ये जो नामियाती मादे हैं वो जमीन के बेहतर हो गए हैं। और ऑर्गेनिक जो खाद्य हैं आजकल आजकल बड़ा ट्रेंड भी आया है, फार्मर्स बहुत सारे इनको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी चीज है। मेरे ख्याल में इसको प्रमोट करना चाहिए और इनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हमने खुद देखे हैं अपने पंजाब के, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े अच्छे इनके रिजल्ट्स आए हैं। तो जमीन का तज्जिया बहुत अहम है। अगर जमीन का तज्जिया होगा तो हम देख सकेंगे हमारी जमीन में किस चीज की कमी है, किस चीज की ज्यादती है। और उसके मुताबिक जैसे यूरिया के सप्लिट्स हैं वो बहुत जरूरी है, फास्फोरस का वक्त पर इस्तेमाल, पोटाश का वक्त पर इस्तेमाल, और कितनी क्वांटिटी में करना है ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अगर नामियाती मादे बेहतर होंगे तो जमीन के अंदर कैपेसिटी होगी कि वो मैक्सिमम खादों को अब्जॉर्ब कर सके और प्लांट तक पहुंचा सके, पौधे तक पहुंचा सके। इससे डेफिनेटली पैदावार बहुत बेहतर आएगी। हमारे कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना ऑर्गेनिक मैटर, नामियाती मादा इतना बिल्ड कर लिया माशाल्लाह, उनकी खादों का खर्चा आधे से भी कम हो गया। तो जैसे हम कहते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ये स्मार्ट एग्रीकल्चर, उसमें ये भी आता है कि हम हमारा जो खर्चा है फसल के ऊपर वो भी कम करें। जैसे कि सावी का भी ये मिशन है कि हम किसानों का जो फसल का खर्चा है वो कम करते हैं। तो किसान भाइयों से मेरी ये दरख्वास्त है कि इस चीज के ऊपर जरूर देखें कि अपनी खादों के खर्चे को किस तरह बचा सकते हैं। अगर नामियाती मादे कम हैं तो उनको बढ़ाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो बढ़ेंगे नहीं। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं। अगर आपके पास थोड़े से अरसे के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए आपके पास जमीन खाली है, तो उसमें जो नामियाती खादें होती हैं जैसे गवारा है, जंतर है, इनकी काश्त कर लें आप। जो राइस के स्टबल्स हैं या वीट के स्टबल्स हैं उन्हें इनकॉर्पोरेट करें। बहुत सारे फार्मर्स हैं जो प्रोग्रेसिव फार्मर करते हैं, तो उनका बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इस चीज के। थैंक यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अभी जूम पे मौजूद है मियां सलार अख्तर साहब। आपने हाथ खड़ा किया है तो अपने आप को काइंडली अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछिए अगर है तो। वालेकुम सलाम सर। मेरा नाम मियां सलार अख्तर है। मैं जनूबी पंजाब के इलाके ज़िला राजौपुर से मेरा ताल्लुक है। मैंने 50 एकड़ गंदम काश्त की हुई है। जी यहाँ पे सर मैं फार्मर्स के मसाइल बयान करना चाहूँगा। जी जी फार्मर का जो सबसे पहला मसला जो है वो सपोर्ट प्राइस के हवाले से है। इन जो पैनलिस्ट है इनमें से जो है ना, मैं जानना चाहूँगा कि भी पिछले साल जो सपोर्ट प्राइस थी 3,900 रुपये, इसी साल भी यही प्राइस है। हालांकि जो आउटपुट्स हम दे रहे हैं, फर्टिलाइजर्स हो गई, उसकी जो आउटपुट जो हल ग्रास वगैरह हो गए, उसकी प्राइस तो पिछले साल से डबल है। तो क्यों ना इसकी इसकी प्राइस क्यों नहीं डबल हुई? हालांकि जो पिछले साल हम यूरिया लेते थे वो 3,000 से का था, इस साल हमें 4,000 से प्लस मिल रहा है। हालांकि मुझे खुद बजाते खुद, मैं एक एग्री ग्रेजुएट भी हूँ, मुझे भी सर 5,000 से प्लस यूरिया मिला है। तो जी डीएपी जो पिछले साल 10,000 से कम था, इस साल डीएपी 13,000 रुपए का है। और जो उस पे और ज्यादा आउटपुट्स लगते हैं, यानी कि गंदम की सोइंग के वक्त या उसकी कल्टीवेशन के दौरान या हार्वेस्ट के दौरान, वो पिछले साल से डबल है। तो इसकी प्राइस, सपोर्ट प्राइस नहीं बढ़ाई गई। तो मेरा ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है इन साइंटिस्ट से जो यहाँ पे हमारे मोसेस साइंसदान बैठे हैं, यूरिया की शॉर्टेज सर अब ये मुस्तकिल ही रहेगी। यूरिया की शॉर्टेज अब ये खत्म नहीं हो सकती। वो इस वजह से क्योंकि अब जो किसान है वो एक साल में 3-3 फसलें लेना शुरू हो गए। तो यूरिया की शॉर्टेज तो नहीं खत्म हो सकती, लेकिन अब इन साइंसदानों को चाहिए कि भी वो यूरिया का मुतबादिल बनाए। अब यूरिया का खाद का जैसे लिक्विड नाइट्रोजन होगी या फिर कुछ ऐसी इस किस्म की खादें बनाई जाएं जो हमारी जमीनों के लिए अच्छी हों, और यूरिया की जो शॉर्टेज है, सप्लाई लाइन है, डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है उसको कम किया जाए। तो मेरा यही सवाल है सर। जी जी बहुत अगर कोई शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंजम अली भुटार साहब, गवर्नमेंट की तरफ से ये पहले एक्स जो जनरल डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर रहे हैं। हम उनसे इस सवाल का जवाब लेंगे कि सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट ने इस साल रखी है वो क्या है, और इस हवाले से ये भी बताइएगा जो प्राइसेस फर्टिलाइजर की थोड़ा सा अप एंड डाउन हुई हैं। 5,000 रुपये यूरिया मिल रहा है तो इसको कईयों का ख्याल है कि कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो इस सवाल से आप थोड़ी रोशनी डालिएगा। जी ओवर जी टू। बहुत मेहरबानी। चूंकि इस वक्त गंदम 60 दिन को क्रॉस कर चुकी है
जी जी तो इसलिए बुनियादी तौर पे आज की डिस्कशन जो है वो 60 दिन से आगे की है। जी जी इसमें वीडियोसाइट के मसाइल हैं, वीडियोसाइट के नुकसानात भी कहीं कहीं जगह पे रिपोर्ट हुए, या पिलाहट की सिचुएशन है, या अभी फोलियर एप्लीकेशन की बात हुई। और ये बड़ी मुनासिब बात है कि फोलियर एप्लीकेशन के ऊपर जोर देना चाहिए। और मेरी साइंटिस्ट से ये गुजारिश होगी कि अगर हम फोलियर एप्लीकेशन स्टेज पे देखें तो वो काश्तकार के लिए एक इकोनॉमिक कम्बिनेशन भी बनता है। और इसका कितना इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि अभी 2 किलो 2% या 4 किलो यूरिया की हम बात सुनते रहे हैं, लेकिन हमारे जो हमसाये में 15 से 20 किलो यूरिया पर एकड़ फोलियर एप्लीकेशन के लिए भी रिकमेंड किया जा रहा है इंटू 200 लीटर ऑफ वाटर। तो इसको भी एनालिसिस करना चाहिए और मुमकिन है ये काफ़ी अच्छा सब्स्टिट्यूट साबित हो। जहाँ तक कीमत की बात कर रहे हैं, देखिए जी, जब भी हम सपोर्ट प्राइस या इंडिकेटर प्राइस की बात करते हैं तो उसका जो बुनियाद होती है वो 4 चीज़ों पे होती है। एक हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं जो काश्तकार को कीमत पड़ रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं इंपोर्ट पैरिटी प्राइस क्या है, अगर वो फसल हम बाहर से मंगवाएं तो उसका क्या रेट होगा। और फिर एक्सपोर्ट पैरिटी प्राइस होती है कि अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहें तो फिर क्या कीमत होगी, या उस मुल्क के अंदर स्टॉक कितने हैं। तो ये अगर आप देखेंगे कि पिछले साल जब गंदम की कीमत बढ़ी थी तो उस वक्त पंजाब के अंदर गंदम की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैं देखता रहा हूँ, वो 2200 रुपये बनती थी जिमीदार की, और उसको 2800 रुपये के करीब पंजाब ऑफर कर रहा था। फिर बात 3000 रुपये आ गई, फिर सिंध गवर्नमेंट ने 4000 कर दी, तो 4000 प्राइस आ गई। तो वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो थी 70% से ज़्यादा बनती थी। तो इसलिए वो प्राइस एक दे दी गई है। और आज जो सिंध में, बल्कि सिंध नहीं, इंटरनेशनल प्राइस जो गंदम की है वो बहुत नीचे आ गई है। तो उस हवाले से गवर्नमेंट के लिए ये भी बड़ा मुश्किल है कि उसको मेंटेन किया जाए। जहाँ तक खादों की तल्लक है, उसके अंदर कीमतों का तल्लक है, उसमें यूरिया में तो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि यूरिया में प्राइस फैक्टर बढ़ा है। लेकिन उस प्राइस फैक्टर में अगर आप देखें तो पिछले 3 सालों में पंजाब में यूरिया की कंजम्पशन भी बड़ी बढ़ गई है। इस साल हमने 23 लाख टन के ऊपर अपने आप को पिच किया हुआ था कि 23 लाख टन यूरिया की कंजम्पशन पंजाब में सिर्फ रबी सीजन में होगी। 2-3 साल पहले 20 लाख टन थी। और उसकी रीज़न, एक बड़ी रीज़न भी यही थी नज़र आ रही कि इंटरनेशनली कीमत चूँकि बहुत ज़्यादा थी यूरिया की, और आज भी हमें जो यूरिया में इम्पोर्ट कर रहे हैं तकरीबन 6-6.5 हज़ार रुपये की कीमत हमें पड़ रही है। और इसलिए इस कीमतों में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता कि ये कहाँ जा रही थी और किस तरह जा रही थी, किस में लोग इन्वॉल्व थे और किस तरह ये सारी बातें हुई, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाता क्योंकि उसको हम सारी देखते रहे हैं। इस वक्त इस बुनियाद के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि जो सपोर्ट प्राइस दी जा रही है, ये गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की है कि जिम्मेदार को उसी रेट के ऊपर रखा जाए। अदरवाइज शायद मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर में इसकी इम्पोर्ट भी आ जाए तो इसमें शायद हमारे लिए मजीद मसाइल पैदा हों। DAP में सब्सिडी थी, इस साल भी गवर्नमेंट ने ऑफर की कि 1500 रुपये सब्सिडी दें। यूरिया में बिल्कुल मैं उस बात मानता हूँ कि आगे में हालात जो हैं वो थोड़े से ख़राब होते जा रहे हैं, इसलिए कि यूरिया गैस से बनती है और गैस की शॉर्टेजेस हैं। इस साल गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि इतनी सख्त सर्दी के बावजूद पंजाब तक के सारे प्लांट चालू रखे हैं ताकि काश्तकार को मैक्सिमम यूरिया में सपोर्ट किया जाए। इस साल की अगर इस महीने की अगर बात करें तो इस महीने में यूरिया जो है पंजाब में वाफर मकदार में मैं कह सकता हूँ मौजूद है। पिछले महीने में बिल्कुल स्ट्रेस थी और इस वक्त तकरीबन 6-6.5% के हिसाब से शॉर्टेज आ रही है जो इस वक्त इस महीने की अवेलेबिलिटी बनती है। पिछले महीने में काफ़ी समय शॉर्टेज मिली है क्योंकि हमें हमारी रिक्वायरमेंट 5,70,000 टन थी, उसमें थोड़ी सी कमी थी और उसकी वजह से इसकी होल्डिंग लोकल लेवल के ऊपर भी हुई और बहुत सारे और एलिमेंट्स भी इसमें शामिल हैं। लेकिन यूरिया की कीमतें आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद बढ़ेंगी और जो नज़र आ रहा है उससे अगर गैस की सब्सिडी ख़त्म होती है या गवर्नमेंट ने सारे प्लांट गैस पे चले जाते हैं तो इसका मसला बनेगा और इसी वजह से वहाँ पे कुछ मसाइल भी हैं जिनको गवर्नमेंट देखने की कोशिश कर रही है। फोलियर एप्लीकेशन पे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि काश्तकार ज़रूर देखें। दूसरा, वीडियोसाइट एप्लीकेशन अगर पॉसिबल हो तो उसको देखना चाहिए। और आगे जो इस वक्त प्रेशर आएगा जिसमें एफर्ट है
और इसमें इस वक्त रस्ट है, जिसका मिसाइल आ सकते हैं, इनको देखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जिम्मेदारी जो है उसको जितनी ज़्यादा मेहनत के साथ करेंगे उतना ज़्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि ज़राअत के लोग भी कोई दूसरे क्या कहते हैं जजीरे से नहीं होते, हम भी काश्तकारों की औलाद हैं और काश्तकारों के आम काश्तकार से शायद ज़्यादा इस बिजनेस को समझते हैं, क्योंकि खुद करते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। थैंक यू जी, मेहरबानी। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह हमारे साथ साइंटिस्ट में मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल वकील साहब और मोहम्मद फारूक साहब। तो मैं आपसे इस हवाले से थोड़ा किसानों के लिए रहनुमाई लेना चाहूँगा कि कुछ का कंसेप्ट है कि यूरिया का अल्टरनेट क्यों नहीं डेवलप हो रहा, क्या वजूहात हैं, या डेवलप हुआ तो कौन सा है, या इसका प्रोसेस क्या होता है। इस हवाले से थोड़ा किसानों को गाइड कर दें कि यूरिया कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे बनता है और क्यों नहीं अभी तक इसका कोई ऑल्टरनेट हुआ। जी ओवर टू यू डॉक्टर मोहम्मद फारूक साहब या वकील साहब, आप में से कोई भी। माशाल्लाह, जी ओवर टू यू सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अब्दुल वकील साहब तो इस पे ज़्यादा रोशनी डालेंगे, जी इस मजमून के माहिर हैं। मैं थोड़ी सी बात करूंगा, एक और नुक्ते की तरफ तवज्जो दिला के थोड़ी सी इस पे बात करूंगा। जी चूँकि अभी अ, गंदम की कटाई का मौसम भी आएगा अप्रैल के अख्ताम पे, मई में। तो हमारे काफ़ी सारे जो ज़िम्मेदार हैं ये मैकेनिकल हार्वेस्टर करते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर को इस्तेमाल करते हैं। बिलअमूम जो कंबाइन हार्वेस्टर इस्तेमाल होते हैं वो बाहर से इस्तेमाल शुदा इंपोर्ट होते हैं। उनमें ग्रेन ब्रेकेज और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज या हार्वेस्ट लॉसेज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस पे कुछ तवज्जो देनी चाहिए। कुछ छोटे स्टीरियोटाइप प्रोटोटाइप हार्वेस्टर भी मुझे पता चला है अब अवेलेबल हैं, तो उन पे या जो स्पेसिफिकली गंदम के लिए जो हैं उन पे तवज्जो दें, उनको इस्तेमाल करें हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेज को कम करने के लिए। जहाँ तक यूरिया का ताल्लुक है, तो यूरिया बेसिकली नाइट्रोजन का सोर्स है। नाइट्रोजन के और भी सोर्स हैं यूरिया के अलावा भी। जो यूरिया असल में जो फ़ज़ा में मौजूद नाइट्रोजन है, हम सब वाकिफ़ हैं कि फ़ज़ा में 78% के आसपास नाइट्रोजन मौजूद है। उसी नाइट्रोजन को इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत और जो दबाव को इस्तेमाल करते हुए उसी नाइट्रोजन को हम यूरिया की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं। एक बहुत अच्छा अमल है जिसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हम कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ लेग्यूम्स में है। इससे मिलता जुलता कुछ सीरियल्स में भी है। सबसे अच्छा काम डॉक्टर अब्दुल वकील साहब नाइट्रोजन का एक प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं साउथ एशिया में, ये इस पे ज़्यादा रोशनी डालेंगे। जो हम खाद डालते हैं, मैडम रिक्जा ने भी बात की, उसका 75 से 80% या शायद इससे भी ज़्यादा वो ज़ाया हो जाता है। इस्तेमाल को कम करने का बेहतरीन तरीका यह है कि डाली हुई खाद की इफेक्टिव अवेलेबिलिटी हो, उसके लॉसेस को कम कर दिया जाए। तो नाइट्रोजनस लॉसेस को रोकना नाइट्रोजन के इस्तेमाल को कम करने में हेल्प करेगा, यूरिया के इस्तेमाल को कम करने में हेल्प करेगा। उसके काफ़ी सारे तरीके हैं। सिंथेटिक नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर मौजूद थे लेकिन वो महंगे हैं। यहाँ कोई जिंक कोटेड यूरिया मार्केट में आया है, कोई नीम कोटेड यूरिया मार्केट में आया है, कुछ जो है वो सोरगम कोटेड यूरिया भी मार्केट में कुछ जगहों पे आया है। तो ये असल में स्लो रिलीज हैं या नाइट्रिफिकेशन के रेट को कम करते हैं, तो ये मुफीद साबित हो सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल वकील साहब मज़ीद रोशनी डालेंगे। बहुत शुक्रिया। जी ओवर टू यू सर। जी थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है जो फार्मर्स हैं, बेहतरीन अल्टरनेट जो नाइट्रोजन का उनके पास है वो उनका फार्म यार्ड मेन्योर है और उनके क्रॉप रेजिड्यूज हैं। अगर वो अपने ऑर्गेनिक मैटर या फार्म यार्ड मेन्योर जो है उसको सही मैनेज करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो हमारे फार्मर्स हैं वो अ, उनका जो जानवरों का जो गोबर है या उनका जो यूरिन है उस वो मोस्टली लॉस हो जाता है और उसमें से नाइट्रोजन जो है वो एमिट हो जाती है और जो उस गोबर के अंदर या उस मन्योर के अंदर वो नहीं रहती। अगर वो उसको मैनेज कर लें, क्योंकि पिट बना के उसमें वो उसको स्टोर करें प्रॉपरली और फिर उसको इस्तेमाल करें, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारी नाइट्रोजन की वो सेविंग वो वहाँ से वो कर सकते हैं। दूसरा जो अगर क्रॉप रेजिड्यूज को वो जलाते नहीं है और वो इनकारपोरेट करते हैं तो वो सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इम्प्रूव करते हैं, जिससे सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स इम्प्रूव होते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो इम्प्रूव होते हैं और उससे जो नाइट्रोजन का इस्तेमाल जो है वो कम हो सकता है।
और फार्मर्स को इस तरफ आना पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेट सोल्यूशन। ये यकीनी बात है कि सॉइल की हेल्थ और उसके ऑर्गेनिक मैटर को इम्प्रूव करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, दुनिया में कोई ऑप्शन नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी फार्मर इस तरफ आ जाएंगे वो फायदे में रहेंगे। तीसरी बात जो डॉक्टर फारूक साहब ने मेंशन की है, यकीनन जो लॉसेस हैं उनको कम करना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि खादों को इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए। जो एक चीज़ मैं हमने खुद भी अभी रिसेंटली अपने एक्सपेरिमेंट्स में भी की है कि हमारी जो ज़मीनें हैं उनमें हार्ड पैन बने हुए, बहुत सारी ज़मीनें जो हैं वो उनमें हार्ड पैन है। और फार्मर्स जो है वो बिल्कुल ऊपर 4 5 6 इंच मैक्सिमम जो वो उसको प्लो करते हैं और उसके बाद उसी में फर्टिलाइज़र डालते हैं और नाइट्रोजन फिर वहाँ से उसकी वर्टिलाइजेशन जो है उसके चांसेस वो ज़्यादा होते हैं। हमने जो रिसेंटली कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं कि अगर हम डीप प्लोइंग करें, एटलीस्ट साल साल में नहीं तो 2 3 साल में हम एक दफ़ा करके उसका अगर प्लो पैन तोड़ लें तो उससे जो नाइट्रोजन की यूज एफिशिएंसी है वो भी बढ़ सकती है, बल्कि बढ़ती है। और इसके साथ जो इनहिबिटर्स की बात की है, इसमें कुछ नेचुरल इनहिबिटर्स हैं, जिस तरह इंडिया ने नीम यूज की है, नीम ऑयल को यूज किया है। पाकिस्तान में भी फौजी फर्टिलाइजर वालों की मार्केट में मौजूद है और बहुत ही थोड़ा सा प्रीमियम उन्होंने रखा हुआ है, मेरा 200 रुपया पर बैग है। तो मेरा नीम कोटेड अगर फर्टिलाइजर यूज की जाए यूरिया तो वो उसकी एफिशिएंसी काफ़ी बेहतर है। तो उससे भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल जो है वो कम हो सकता है। इसके अलावा जो फोलियर एप्लीकेशन है, वो ये भुट्टर साहब ने बहुत ही राइटली इन्होंने कहा है कि फोलियर की तरफ जो है वो अ, मेरा ख्याल है कि उसके इसकी तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि इससे हम जो अपनी फर्टिलाइजर हैं उनकी यूज एफिशिएंसी अच्छी खासी बढ़ा सकते हैं। और अगर हम राइटली इसकी कुछ फार्मूलेशन डेवलप कर लें, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हम खुद भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और जिस तरह अभी हाफिज वसी साहब ने भी कहा है कि सुरगाब के साथ उन्होंने नाइट्रोजन को यूज़ किया है, फिर दूसरे एलिमेंट्स को यूज़ किया है। तो मेरा ख्याल है लोगों की तवज्जो तो इसकी तरफ है। और जो एटलीस्ट जो हमारी स्टैंडर्ड्स हैं, 2% सोल्यूशन है नाइट्रोजन का, एटलीस्ट इतनी तो फार्मर्स को अब इस्तेमाल करनी चाहिए। चलो इससे ज़्यादा के ऊपर जो है मज़ीद काम किया जा सकता है, और कुछ अगर ट्रायल्स वगैरह हो जाएं गवर्नमेंट की तरफ से कहीं पे, तो मेरा ख्याल अगर इंडिया में हो रही है जिस तरह भुट्टर साहब ने मेंशन किया, तो हमारे यहाँ भी कोई ऐसी बात नहीं कि वो ना हो। लेकिन जो मोस्टली रिपोर्टेड हैं वो 2% के करीब ही हैं, तो मेरा ख्याल है वो फार्मर्स को स्प्रे करना चाहिए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सर। इसी हवाले से अभी रस्ट के हवाले से हमने अपने काश्तकारों को बता दिया कि किस तरह से आपने जो है उसको मैनेज करना है। इस हवाले से हम हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अजीज़ुर रहमान साहब। अभी हम उनसे दोबारा जानेंगे, क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक साहब ने बड़ा ही अहम नुक्ता उठाया कि जब हार्वेस्टिंग होती है तो उसके लॉसेस जो हैं उनको किस तरह से मिनिमाइज़ करना है। क्योंकि पाकिस्तान में जो आजकल अवेलेबल है मशीनरी, उसमें जो थ्रेशर है, रीपर है और इसके साथ साथ कंबाइन हार्वेस्टर है। और हमने ये भी देखा है कि कंबाइन हार्वेस्टर के कम से कम 25 से 30% लॉसेज हैं जो आजकल पाकिस्तान में कंबाइन चल रही हैं उनके। वो ड्यू टू मेंटेनेंस नहीं है, काफ़ी सारी रीजंस हैं। तो इसी हवाले से हम डॉक्टर अजीज़ुर रहमान साहब आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बताइएगा इस हवाले से कौन सा ऐसा मेथड जो ज़्यादा सूटेबल है जिससे लॉसेस ना हो इस हवाले से, ताकि किसान अपनी अभी से तैयारी शुरू कर दें। जी, ओवर टू यू डॉक्टर अजीज़ुर रहमान साहब। जी सर, मैं जरा आपकी बात सुन नहीं सका, जरा दोबारा रिपीट कर दें। जी, बहुत शुक्रिया सर। इसी हवाले से हम बात कर रहे थे कि क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया था गंदम की हार्वेस्टिंग के हवाले से, कटाई के हवाले से। क्योंकि हमने जी देखा जी है पाकिस्तान में जो भी मशीनरी अवेलेबल है उसमें रीपर है, थ्रेशर है, या हाथ के साथ जिसको द्रांति बोलते हैं वो है, या इसके साथ कंबाइन हार्वेस्टर है। और कंबाइन जी हार्वेस्टर के हमने ये भी देखते हैं कि 20 से 30% जो है वो उसके लॉसेज हैं। तो ग्रेन शेडरिंग हो जाती है और रीपर के भी लॉसेस हैं। तो इस हवाले से थोड़ा आगाह कीजिएगा किसानों को कि कौन सा मेथड अच्छा है ताकि किसान उस हवाले से अपने को तैयार कर लें। जी
सबसे जो बेहतर मेथड है वो तो है कंबाइन हार्वेस्टर वाला ही। तो लेकिन असल बात ये है, जो कंबाइन हार्वेस्टर है, जो मेरे किसान भाई हैं वो उसकी जो फसल की कटाई के वक्त ये देखे कि क्या कंबाइन हार्वेस्टर ठीक हालत में है। जी 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 उसके अलावा अगर लेबर अवेलेबल हो, क्योंकि मैं खुद काश्तकार हूँ, मुझे जो भूसा है उसको वो बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि मुझे अपने जानवरों के लिए वो रखना होता है। तो मैं तो प्रेफर करूंगा अगर मुझे कटाई वाले मजदूर मिल जाएं और थ्रेशर मिल जाए, तो जिन्होंने भूसा रखना है उनके लिए तो फिर ये जरूरी है। बड़े जिम्मेदारों के लिए जो है वो कंबाइन वाला जो मेथड है वो ही ज्यादा सूदमंद है, फायदेमंद है। तो बाकी छोटे रीपर वगैरह का वो भी है, रीपर के जरिए आप उसकी कटाई करके फसल की तो बाद में उसकी गहाई भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी मशीन इस्तेमाल करनी है वो अच्छी हालत में हो, वो कोई पुरानी मशीन ना हो जिससे लॉसेस ज्यादा हो। शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाजी मोहम्मद, जी एक तो सावी की फील्ड टीम मेंबर्स मैं यहाँ कुछ मौजूद ऐड हैं। करना चाहता हूँ जी जी इसमें। जी जी एक तो प्लीज उनसे राय लें, क्योंकि वो डायरेक्टली डेली बेस पे फार्मर से मिलते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है। दूसरा, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी अपनी ऑडियंस के साथ कि जो बैक्टीरिया, अगर हम 2 लीटर पर एकड़ फ्लड करें तो बैक्टीरिया के बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। वो जितने भी इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स हैं जो फिक्स हुए होते हैं, आम जुबान में कहें, कुछ खाद्य जो हैं वो जमीन में फिक्स हो जाती हैं, तो उनको वो मोबाइल करता है। तो उसके बड़े अच्छे हमने मुख्तलिफ फसलों में और मुख्तलिफ इलाकों में रिजल्ट्स देखे हैं। इवन के सावी के यूट्यूब चैनल पे मौजूद होगा कि आप खुद भी इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी अफजाइश बैक्टीरिया की घर में। खुद आप बाजार से ना भी खरीदे जाए, पहले एक बार बाद सब खरीद लें, उसको आगे बढ़ाते जाएं और अपनी फसल में इस्तेमाल करते जाएं। हाजी मोहम्मद, वसी साहब के बाद जरूर रिजवान है, वलीद है हमारे साथ, फील्ड टीम मेंबर्स, उनसे जरूर पूछिएगा उनकी राय। जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, ज़रूर ज़रूर। तो इसी हवाले से मैं अपने जो नाजरीन हैं जो जूम पे मौजूद हैं या फेसबुक पे हमें लाइव देख रहे हैं, तो हम आप सबको ये मतला करते हैं कि सावी की जो फील्ड टीम है जो कि मुख्तलिफ क्लस्टर्स में काम कर रही है, वो इनपुट सप्लाई के साथ साथ जो लोन की एक्सेस है वो भी दे रही है, और इसी तरह जो सेटेलाइट का हमारा सिस्टम है उसके ज़रिए एडवाइजरी भी दे रही है। तो आजकल बायो फर्टिलाइज़र का जिस तरह से ट्रेंड है और उसको किस तरह से यूज़ करना है, हमारे पास उसका अल्हम्दुलिल्लाह है सलूशन। तो आप सावी की जो हेल्पलाइन है 0304 50 72 115 उस पर रब्ता करके तो इसकी जो ट्रेंस हैं वो मंगवा सकते हैं हमसे। ये बेसिकली 2 लीटर का एक सोल्यूशन होता है, इसको आप भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी इसकी अफज़ाइश आप कर सकते हैं। तो और इसको आप अपनी एक ही क्रॉप के लिए एक दफ़ा लेके भी दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी हवाले से हमारे साथ वसी साहब मौजूद हैं, तो हम उनसे थोड़ी-सी राय लेंगे, और अपनी फील्ड टीम भी मौजूद है, जिसका कोई सवाल हो तो काइंडली अपना हैंड रेज़ कीजिएगा ताकि आपके सामने मुकम्मल कर सकें। जी मैं इस सिलसिले में 2 बातें अर्ज करना चाहता हूँ। जी, जी। पहली बात है बायो फर्टिलाइजर के बारे में। जी, जी। डॉक्टर अब्दुल वकील साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं हुँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारी काफ़ी मदद की है। हुँ। और हमने झंग के अंदर ये गुलजार शाहिद साहब एक बड़े डायनामिक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के सॉइल साइंटिस्ट हैं और वो हमारे मददगार थे। हमने गोबर और जो भी क्रॉप रेजिड्यू हमें मिला हमने उसमें डाला, उसमें रॉक फॉस्फेट मिलाई। ये सारा कुछ करने के बाद फिर हम सैंपल के तौर पर डॉक्टर अब्दुल वकील साहब को हमने दिया। एट द सेम टाइम अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमने भेजा, और पता हमने ये करना था कि ये कितना इक्वल है यूरिया के, नाइट्रोजन के, और कितना इक्वल इसमें फास्फोरस है और कितना इसके अंदर पोटाश है। और पता ये चला जो इन दोनों की रिपोर्ट एक जैसी थी, और उसका मतलब ये था कि वो 2 बोरी यूरिया के बराबर था और 1.5 बोरी डीएपी के बराबर था और 1.25 बोरी पोटाश के बारे में था। मामला यही है जो हम पहले भी कह रहे थे कि जिम्मेदार को जब उसने फसल को लगाना है तो उससे 1 महीने पहले वो पानी का भी और जमीन का तजिया भी करे। तो असल मामला यह है कि बायो फर्टिलाइजर आप बनाते हैं, उस टेस्ट से आपको पता चलेगा कि कोई और खाद डालने की जरूरत भी है या नहीं है। ये एक बात है। दूसरी बात मैं जो करना चाहता हूं, जहां डॉक्टर अजीज साहब ने बड़े प्यारे मोड़ पर उसको छोड़ा है, और वो है कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में। असल मसला यह है कि हम बहुत आगे जाना नहीं चाहते। इस वक्त जो दुनिया में कंबाइन हार्वेस्टर हैं उसके साथ वैक्यूम हेडर लगा होता है। बिल्कुल। वो यह है कि फसल खड़ी हुई है, उसने पूरी फसल को वैसे के वैसे ही छोड़ देना है, और सिर्फ दाने वो वैक्यूम के जरिए वो दानों को खींचता है
और दाने निकालने के बाद पूरी की पूरी फसल वैसे ही खड़ी नजर आती है जिस तरह आपकी रोड्स ग्रास की फसल होती है। और उस तरीके से फिर वो उसको काट के, जिस तरह रोड्स ग्रास को काटते हैं, फिर उसकी वो तूड़ी की बेल्स बनाते हैं। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक तो वो चीज नहीं है कि हम आगे की तरफ देखें। जो हमारे पास कंबाइन हार्वेस्टर आते हैं, वो कंबाइन हार्वेस्टर आते हैं जो यूज्ड है, और वो मेरा ख्याल है 50% 60% प्राइस पे मिलते होंगे। अब यहाँ आकर एक और डायलीमा है, और वो डायलीमा ये है कि जिसके पास कंबाइन हार्वेस्टर है उसकी पूरी कोशिश ये है कि एक दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा वो एकड़्स को कवर करे, ये देखे बगैर कि किसी उस किसान बेचारे का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। उधर किसान भी डर रहा है कि खुदा ना खास्ता अगर कल रात को बारिश हो गई तो इट इज बेटर एक्चुअली कि ये ज्यादा से ज्यादा कवर करे। हालांकि अंदर तमाम की तमाम एडजस्टमेंट्स होती हैं, यानी कि मैं जब भी चलाता रहा हूं मैंने कभी ऑपरेटर को जाने नहीं दिया। पहले मैंने अपने आप को सेटिस्फाई किया कि ओके गो हेड, वो 50 मीटर चला और फिर मैंने फूंक मारकर जमीन पर मैंने देखा कि कितने कितने दाने छोड़कर जा रहा है वो। बिल्कुल उसके बाद फिर उसका जो एडजस्टमेंट जो है उसकी मैंने प्रॉपर की है। अच्छा, अब बदकिस्मती से ये है कि जो हमारे ऑपरेटर हैं वो भी अनपढ़ है, बिल्कुल इसलिए कि जो कंबाइन हार्वेस्टर वाला जो है वो ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, उसकी ट्रेनिंग करवाने के लिए तैयार नहीं है। वो ये समझ रहा है कि यस इट इज गोइंग, इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये मेरा ख्याल है इस तरफ तवज्जो दें तो फिर ये चीज जो है बायो फर्टिलाइजर वाली भी और इधर कंबाइन हार्वेस्टर के जरिए जो लॉस है वो भी आपका पूरा हो सकता है, बशर्ते कि एक तो हम इनोवेटिव थॉट पर जाएं, और दूसरा जो भी मशीनरी अवेलेबल है क्या हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आई वांटेड टू ऐड। थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स में मौजूद हैं डॉक्टर एहसानुल हक साहब, तो आप कुछ सजेशंस ऐड करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हाजी साहब। जी वालेकुम। भी मैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मेरे साथ कुलीग वकील साहब बैठे हैं, डॉक्टर फारूक साहब बैठे हैं और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के काफ़ी साइंटिस्ट बैठे हुए हैं। तो मैं एक फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल हूँ, तो मैं आपकी बातें सुन रहा था बड़े शौक से ज़ौक से, और मैंने, हालांकि ये मेरा फील्ड नहीं, लेकिन मैंने इसको आपके साथ इन हुआ तो मैंने देखा है कि आप लोगों ने साहब ने बहुत अच्छी बातें की, लेकिन जो मेरा एनालिसिस है कि हमारे एक्शन में फ़र्क है। ठीक है कि इस मुल्क में अल्लाह की सारी नेमतें हैं, लेकिन हमारे जो एक्शन हैं उनमें थोड़ा सा फ़र्क है। अगर हम अपने एक्शन को सही कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल है कि जी हमने जो ये कल्टीवेशन एरिया हमारा है ये डे बाय डे कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि फिर कॉलोनीज बन रही हैं, सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर लैंड है जो है वो कन्वर्ट हो रही है दूसरे यूज़ के लिए। एक तो ये मसला है कि हम इसको इसको कम करें, और ज़ाहिर है फूड सिक्योरिटी का पूरे दुनिया में इशू है। इसको कम करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इस पे कोई कैप लगाएं ताकि हम इसको, जो हमारा जो एग्रीकल्चर एरिया है वो कम ना हो, नंबर 1। नंबर 2, और मैडम ने ये बात की थी, जैसे बुटर साहब ने बात की जो स्प्रे की, के फोलियर स्प्रे का, कि जाहिर है ये भी एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जिससे हम अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं। और तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मेरी एनालिसिस या मेरे अक्ल के मुताबिक है, वो है कि हमारे पास जो डेफिशिएंसी है वो है हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग की। हमारा यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सपोज पास को है, अगर मैं ट्रैवल करता हूँ बाज़ औक़ात अगर रोड पे जा रहा होता हूँ तो देखता हूँ कि हज़ारों मन जो हमारी गंदम है वो बाहर पड़ी है ओपन एरिया में। मसलन जब बारिशें होती हैं, ऊपर से एक तरपाल डाली हुई होती है, तो उसमें हमारे जो लॉसेस हैं जो आफ्टर हार्वेस्टिंग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम इन चीज़ों पे काबू कर लें, अपने अपने जो एक्शन हैं उनको सही कर लें, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेहतर कर लें, हमारा जो लैंड, क्योंकि हम बात तो करते हैं इंक्रीज करने की, लेकिन आप ये देखें कि हमारा जो जो किसान, जो फार्मर है, जो सबसे कम है वो लैंड होल्डिंग वाला, वो तो 5-6 एकड़ वाला है ना। हम जब डेटा प्रेजेंट करते हैं वो करते हैं हम प्रोग्रेसिव फार्मर की बात करते हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर की, जाहिर है वो तो 89 ले रहा है। हमें देखना ये है कि जो छोटा फार्मर है, कुछ करते यार। जी जी छोटा जी जो फार्मर
छोटा जो फार्मर है वो हम उसको क्या दे रहे हैं? हाजिर साहब जी और मुझे लेट मी कंप्लीट, फिर आप अपनी बात कर लें। जी तो मैं आपको मैं प्रोग्रेसिव जो फार्मर है उसको कोई तनकीद क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें चाहिए कि जो मैक्सिमम हमारा जो मैक्सिमम लैंड होल्डिंग वाला फार्मर है वो छोटा है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए कुछ करें ना, ताकि उसको फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल अभी जब खाद है इतना इसका रेट इंक्रीज हो रहा है, वो हम तो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, हम देख रहे हैं, फील्ड में जाते हैं, देखते हैं, लोग रो रहे हैं कि हमारे पास जो है वो खाद अवेलेबल नहीं है। दूसरा ये है कि वो कहते हैं जी हमें सपोज इनके दे दी जी, सपोर्ट प्राइस दे दी गवर्नमेंट ने, कितनी दे दी जी, 4,000 रुपया मन है। वो भाईजान जब 4,000 मान लेते हैं, जाओ आप जा देखें जाके कि जब वो बारदाना तकसीम होता है फील्ड में, तो वहां पे क्या हालात होते हैं, वहां पे बड़ी मुश्किलात होती हैं। उनको वो बारदाना नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं, वो मजबूर होते हैं, क्योंकि उन्होंने बेचारे ने वो स्मॉल फार्मर होल्डर, उस पर पैसे नहीं हैं, वो तो उधार लेके खाद भी उधार लेता है, हर चीज उधार लेता है, फिर जाके अपना फसल को काश्त करता है। तो वो मजबूर होता है उस प्राइस पे, जो सपोर्ट प्राइस है उसकी गवर्नमेंट की, उस पे नहीं बेचता, वो 500-700 कम करके उसको पैसे नकद लेके तो वो बेचारा अपने उधार उतारता है। तो ये मेरी गुजारिश साथ ही थोड़ी थी कि हमें अपने एक्शन जो हैं, ये भुट्टो साहब बैठे हैं, अब तो रिटायर हो गए, अभी भी इनका ज़ाहिर है इन्फ्लुएंस है, हमारे ये जो साइंटिस्ट हैं इनको चाहिए कि ये सोचें और अपनी पॉलिसीज जो है उनको बेहतर करें, ताकि जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो हार्वेस्ट कौन करे, वो स्मॉल जो होल्डर है, जो स्मॉल लैंड होल्डर है वो करे। थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर एहसानुल हक साहब, आपने अपनी सजेशन से आगाह किया। तो बेसिकली ये एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन जो है और कलेक्टिव एफर्ट का नतीजा होगा जब भी हम किसी छोटे फार्मर्स को सर्व करने की बात करेंगे। और जो शॉर्टेजेस और ये प्राइसेस के हवाले से आपको भी पता है, सारी ऑडियंस को पता है, माफियाज होते हैं बड़े बड़े, तो उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। किसी फर्द वाहिद के जो बस में नहीं होता कि वो उसको कंट्रोल करे। जिसका जो बस होता है, जहाँ चलता है, वो उसको इस्तेमाल करता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि सबको हिदायत दे। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद है माजिद लतीफ़ साहब, आपने कुछ ऐड करना है तो प्लीज़ कीजिए ताकि हम इसको कंक्लूड करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माजिद लतीफ़ है। रिसेंटली मेरा डॉक्टर अब्दुल वकील साहब सुपरवाइजर है, मैंने इनसे ही एमफिल किया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर कोई फार्मर है, उसकी लैंड में कोई सोइल की पीएच कम हो जाए, तो उसके लिए क्या रिकमेंड करते हैं? कौन सा फर्टिलाइजर ऐड किया जाए, क्या किया जाए, कौन सा मेथड ऐड किया जाए? तो काइंडली इस सवाल का मुझे ना जवाब चाहिए। जी, डॉक्टर वकील साहब, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो काइंडली इस हवाले से थोड़ी रहनुमाई कीजिएगा इनकी। डॉक्टर वकील साहब, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो काइंडली अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। मैं वो सवाल पूरी तरह सुन नहीं सका, आप रिपीट कर देंगे क्या क्वेश्चन था? जी सर, उनका सवाल ये था कि हमारी अगर पीएच ज़मीन की कम हो तो उस हवाले से कौन सी खाद हमें यूज़ करनी चाहिए, डीएपी करनी चाहिए, नाइट्रोफास करनी चाहिए, किस तरह की करनी चाहिए? देखें, ये हमारी तो सॉइल की जो पीएच मोस्टली वो तो कम है ही नहीं। जी जी हमारी तो हाई पीएच सॉइल्स हैं। लो पीएच सॉइल तो ज़्यादा इधर हो सकती हैं, जो हमारी ह्यूमिड एरियाज में है, शिमाली इलाका जात में कुछ रिलेटिवली लो पीएच हो सकती है। तो हमारी जो मोस्टली एग्रीकल्चर लैंड है वो अल्कलाइन ही है। तो लो जो पीएच सॉइल होती हैं, या उसका अगर मतलब ये है कि कोई न्यूट्रल सॉइल है, तो उसमें कोई भी फर्टिलाइजर आप यूज कर सकते हैं। उसमें कोई जो अवेलेबल है मार्केट में वो सारी उसमें यूज की जा सकती है, उसमें कोई इश्यू नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया। इस सवाल से मैं थोड़ा ऐड करूंगा, क्योंकि डीएपी एक तेजाबी खाद है, तो कोशिश करें जिनकी पीएच सॉइल्स की बहुत ज़्यादा है तो वो इसको इस्तेमाल एटलीस्ट ना करें। और इसी तरह से नाइट्रोफास जो है उसकी पीएच डीएपी से है वो कम होती है, तो वो आप इस्तेमाल कर लें उन ज़मीनों में जिनमें पीएच ऑलरेडी ज़्यादा है। और जब पीएच कम है तो फिर आप तेजाबी खाद जैसे ये डीएपी है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी हवाले से अगर सावी की फील्ड टीम मेंबर्स या कोई और पार्टिसिपेंट कोई पॉइंट या सजेशन या कोई कमेंट ऐड करना चाहता है तो वो मोस्ट वेलकम, ताकि हम इसको कंक्लूड करें। जी, जिसने अपना कोई पॉइंट, कोई सजेशन, कोई कमेंट ऐड करना है तो काइंडली अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा।
मेरा ख्याल है ये एक क्वेश्चन था कि स्मॉल फार्मर्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो सावी को इस बारे में बताना चाहिए कि वो स्मॉल फार्मर्स के लिए क्या कर रहे हैं। ये थोड़ा सा आप एलेबोरेट कर दें। जी जी जी, अगर मिस रिक्जा अमान साहिबा यहाँ हमारी बात सुन रही हैं, अगर वो लाइन पे हैं तो वो बेहतर बताएंगी सावी के जो मुख्तलिफ स्टेप्स हैं उनके हवाले से। अगर मिस Haji, Miss Rixa is gone. She's gone, sir, but I think you can take this question. ओके ओके ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो सावी है वो एक इकोसिस्टम का नाम है। ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक, प्राइवेट और इनके साथ मिल के काम कर रहा है। हमारी ये एफर्ट होती है कि जो हमारा स्मॉल होल्डर फार्मर है हम उसको टारगेट करें, ना कि किसी बड़े को टारगेट करें। और जो छोटा फार्मर है, सबसे पहले हमारी फील्ड टीम है, हमने इसलिए फील्ड टीम डेवलप की है ताकि उसको एडवाइजरी सर्विस दी जाए, उसके डोर स्टेप पर जाके उसकी फसलें चेक करते हैं और इस हवाले से उसको सिफारिशात देते हैं ताकि वो बर वक्त अपनी फसल को मैनेज करे। इसी तरह अगर इनपुट्स का कोई इशू होता है, जैसे खादें नहीं मिल रही होती या प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, तो सावी की टीम हाजिर है, सावी की हेल्पलाइन हाजिर है, आप उस पर कॉल करें, इंशाल्लाह आपकी हम मदद करेंगे, क्योंकि हम बेसिकली जो स्मॉल होल्डर फार्मर है उसके लिए ही काम कर रहे हैं। तो सावी एक ऐसा इदारा है जिसके पास ना सिर्फ इनपुट्स की एक्सेस है, लोन की एक्सेस है और इसके अलावा एडवाइजरी की भी एक्सेस है। जो भी फार्मर हमारे साथ रजिस्टर होता है तो उसको ना सिर्फ एडवाइजरी मिलती है बल्कि तमाम आजकल की जो रिसर्च है उससे जो अखज़ किए गए जो अहम मटेरियल हैं जो एग्रीकल्चर के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी हवाले से भी एक्सेस होती है। तो काइंडली अगर किसी भी मेरी जो बात सुन रहा है स्मॉल होल्डर फार्मर को किसी हवाले से कोई मसला है तो काइंडली हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 0304 50 72 115, इस पे कॉल करें, अपना मसला बयान करें और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपना मसला हल करें। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब अगर आप पे कोई पॉइंट ऐड करना हो तो कीजिएगा ताकि हम इसको कंक्लूड करें। जी, पार्टिसिपेंट्स में से किसी और ने कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन ऐड करनी हो तो वो कर सकता है। जी, हेल्पलाइन नंबर जो है वो 0304 50 72 115, इस पे आप वर्किंग आवर्स में जब चाहें कॉल कर सकते हैं, अपना मसला बयान करें, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे सावी वाले कि आपका जो मसला है उसको फौरी तौर पे हल किया जाए। ये मेरे ख्याल से किसी का कोई और क्वेश्चन नहीं है तो इसको कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले तमाम पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने जूम पे ज्वाइन किया, फेसबुक पे ज्वाइन किया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और हमारे जो ऑनरेबल स्पीकर्स थे जिनमें डॉक्टर अंजम अली भुट्टर साहब थे और इसी तरह डॉक्टर अब्दुल वकील साहब थे और डॉक्टर मोहम्मद फारूक साहब, आपने हमें ओमान से ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अजीज़ुर रहमान साहब, चीफ साइंटिस्ट थे अयूब ज़ाही तहकीकाती इदारा से, और बाकी जितने भी ऑनरेबल तमाम पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक्टिव पार्टिसिपेशन में हिस्सा लिया और अपना जो वैल्यूएबल इनपुट्स हैं वो सारी हमारे साथ शेयर की। और सावी की ये कोशिश होती है कि वो स्मॉल होल्डर फार्मर्स को ही हेल्प करे। इसी तरह हमने अपनी फील्ड टीम डेवलप की हुई है जो कि फार्मर्स को डोर स्टेप पे जाके सर्व करती है। तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ, हमारी हेल्पलाइन अगर को जो भी किसान सुन रहे हैं तो वो बेशक इसको नोट कर लें, 0304 50 72 115, इस पे आप कॉल किया करें आपको कोई भी मसला हो, क्योंकि साविल टीम जो है वो किसी भी किसान को रजिस्टर करती है सबसे पहले, फिर उसका सॉइल टेस्ट करवाती है, फिर उसका जो इरिगेशन वाटर होता है उसका टेस्ट करवाती है, फिर इसके साथ साथ उसको वेदर के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन देती रहती है। और इसी तरह हमारा जो सैटेलाइट सिस्टम है उसके ज़रिए उसको क्रॉप की मॉनिटरिंग होती रहती है और जो भी उसका जो मसाइल होते हैं, आ रहे होते हैं या अक्सर होने हैं, उस हवाले से अर्ली वार्निंग अलर्ट्स उनको जारी होते रहते हैं। तो इस हवाले से आप सावी के साथ आएँ, हाथ मिलाएं, हम आपका वेलकम करते हैं। और हम बहुत मशहूर हैं पाकिस्तान एग्रीकल्चर साइंटिस्ट फोरम के डॉक्टर अब्दुल वकील साहब के और बाकी तमाम के जिन्होंने मिलकर ये बहुत ही फ्रूटफुल जो डिस्कशन है इसको जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया। आप सबका मैं तहे दिल से मशहूर हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। तो इंशाल्लाह अगली किसी भी टॉपिक पे इंशाल्लाह मिलेंगे, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। अगर किसी ने कोई अभी भी ऐड करना हो कमेंट तो कर सकता है, वरना हम इसको कंक्लूड करते हैं। जी, मुझे लगता है किसी ने कोई नहीं करना, तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका, थैंक यू वेरी मच। तो इंशाल्लाह अगली टॉपिक पे अगली दफ़ा मिलेंगे, तो अभी के लिए इतने काफ़ी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। हाजी, नेक्स्ट वीक आपका कोई है प्रोग्राम, बता रहे थे वो